हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में मैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 50 सवाल आपको कराने वाला हूं। ये 50 सवालों का कलेक्शन है, लगभग संविधान सभा के निर्माण से लेकर भाग 4 के मूल कर्तव्य तक के मैंने जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते हैं वो मैंने लिए हैं। आप में से बहुत सारे साथियों की डिमांड आ रही थी कि सर कोई क्रैश कोर्स लेकर आओ पॉलिटी के, ताकि एक बार में फटाफट से ही निपट जाए, एग्जाम से पहले हमारे लिए काम आ जाए। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियो की सीरीज़ में मैं पूरी पॉलिटी कंप्लीट करा दूँगा। तो इन 50 सवालों का इम्पोर्टेंट जो भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ऐसे मैंने 50 इम्पोर्टेंट सवालों का कलेक्शन लिया है। उसको सॉल्यूशन के साथ आपकी एक तरह से पूरी पॉलिटी वापस रिवाइज़ हो जाएगी। इसमें मैंने अधिकांश वो क्वेश्चन लिए हैं जिसमें एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इन क्वेश्चन से लगभग या तो इन क्वेश्चन से या फिर इन क्वेश्चन के आसपास से आपके पॉलिटी के सवाल एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। अगर ये भी आप करके जाते हैं तो आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। ये अभी सिर्फ 50 सवाल है। अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आएगी तो कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 वीडियो में पूरी पॉलिटी इसको कंप्लीट करा देंगे। तो 50 सवाल आज हम करने वाले हैं। आपको कैसे इस वीडियो को देखना है, ये वीडियो आप चाहे तो अगर समझ में आता है तो 1.5 की स्पीड से 2 की स्पीड से भी आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, ताकि फटाफट से आपका काम हो जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चलूंगा ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके साथ ही जब आप वीडियो को देखें तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठे, आप भी अपना मूल्यांकन भी करें कि आप कितने सवालों को सही कर पा रहे हैं। हर सवाल का मैं जवाब बताऊंगा। मेरे जवाब बताने से पहले आपको भी उस सवाल पर टिक करना है कि आपका आंसर क्या है। अगर आप 40 सवाल, लास्ट में अपना रिजल्ट देखना, अगर आप 40 सवाल ज़्यादा कर लेते हैं तो मानकर चलना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। 30 से 40 के बीच में आता है तो समझ लेना कि ठीक ठाक तैयारी है आपकी, और 30 से कम आ रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर है। क्योंकि सवाल मैंने बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लिए हैं। ये सवाल मैंने लगभग 50 में से आधे सवाल तो अपनी जो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है क्वालिटी एजुकेशन ऐप पे, 25 सवाल तो मैंने वहाँ से सेलेक्ट किए हैं जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे, और 25 सवाल मैंने कुछ 1-2 पुस्तकों का सहारा लिया और वहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट सवालों का कलेक्शन लिया। तो इस तरह से ये 50 सवाल तैयार हुए हैं। ठीक है। और इसके साथ ही बहुत सारे साथियों की ये डिमांड भी आ रही थी कि सर RS प्री की एक कोई फुल लेंथ टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी लेकर आइए, क्योंकि हमने पहले 30 टेस्ट का एक सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप में। उन 30 में 16 तो टॉपिक वाइज टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, 14 फुल टेस्ट और अवेलेबल है। अब जिन साथियों ने वो टेस्ट कर लिया उनके लिए एक 10 फुल लेंथ टेस्ट पैकेज की एक टेस्ट सीरीज और अब आज से ही आपको ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, आप आज से ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट का टाइम टेबल है वो बता देता हूं मैं आपको। पहला टेस्ट 12 सितंबर से आपका शुरू होने वाला है। उसके बाद हर हफ्ते एक टेस्ट होगा और लास्ट में 30, 23, 24, 25 अगर डेट किसी कारण से बढ़ जाती है तो उसको एडजस्ट कर देंगे। बाकी 24-25 तारीख तक लास्ट आपके 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि जिन्होंने वो 30 टेस्ट दिए हैं और अगर ये 10 टेस्ट 40 टेस्ट भी अगर आप प्री एग्जाम से पहले देकर चले जाते हैं तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सकती है। बहुत ही शानदार पेपर ये तैयार होने वाले हैं। इसमें इस बार जो साथी इस बार मेरे साथ सेलेक्ट हुए हैं उनका भी योगदान रहा है, वो भी इस टेस्ट सीरीज को बनाने में योगदान दे रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके साथ ही हमने, अगर कोई एक भी टेस्ट सीरीज आपने अभी तक परचेज नहीं की तो आप कॉम्बो ऑफर में जाकर देखिए। कॉम्बो ऑफर में भी हमने इन दोनों टेस्ट को, जो पहला 30 टेस्ट जिसकी प्राइस अब 699 एक तरह से हो चुकी है, वो 699 प्लस ये 499 की आपकी एक टेस्ट सीरीज रहेगी। अगर कॉम्बो पैक में लेते हैं तो आपको 99 यानी 1000 के आसपास आपको ये टेस्ट सीरीज दोनों ही मिल जाएगी। बाकी ये टेस्ट सीरीज मैं आपको बिल्कुल, अगर आप 40 टेस्ट, यही कहूँगा, अगर 40 टेस्ट अगर आप एग्जाम से पहले देकर जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो अपना पहला सवाल आपके सामने, बहुत ध्यान से इन सवालों को देखना, आपको भी उत्तर देना है साथ साथ में और चेक करना है आपका लेवल कितना सही है। आसान से सवाल है, मैंने बहुत ज़्यादा कठिन सवाल जैसे पहले प्रश्न सीरीज चलाई थी उस तरह के नहीं है। एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं हम खास तौर पर उस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कुछ मैं जो व्याख्या बताऊँ उसको भी ध्यान से सुनना, वहाँ से भी आसपास सवाल आपको मिल सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को अपनाया था, आरंभ किया था? बहुत आसान सा सवाल है। मुझे लगता है कि ये सवाल सभी को आना चाहिए। ये सवाल मैंने इसलिए लिया कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कितनी ही बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये सवाल तो सभी को आना चाहिए, बहुत सा आसान सा सवाल है। मेरे ख्याल से आपने अपना आंसर लिख दिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका आंसर बताता हूं। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल पहली बार कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसको हम यहां पर मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं।
और क्या सवाल पूछा जा सकता है? एक तो इसी अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो अधिनियम है। ये नाम भी क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय भारत सचिव, ध्यान देना, ये थे भारत सचिव, भारत सचिव थे लॉर्ड यहां पर जॉन मार्ले, और जो मिंटो थे वो यहां पर वायसराय थे। एक तो ये ध्यान में रखना आपको, तो इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। क्लियर है? यहीं से पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है संप्रदाय के आधार पर, धर्म विशेष के आधार पर यहां पर निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई। यहां पर मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन दिया गया, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन। तो यहां पर भी ये भी सवाल पूछा जाता है, मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन में कब शामिल किया गया? तो 1909 के अधिनियम में शामिल किया गया। यही इसी अधिनियम को कहा जाता है कि यहीं से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति यहीं से शुरू करी थी। इसको करने का मकसद क्या था? इससे होता क्या है? ये सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल होता क्या है? इसका मतलब यह है कि जब चुनाव होंगे, उस समय चुनाव शुरू हो चुके थे, चुनाव होंगे तो जिन सीटों को फिक्स किया है वहां पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, दूसरा कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता। तो धार्मिक आधार पर बांट दिया। और दूसरी बड़ी बात थी, जो वोट करेंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे, दूसरी कोई भी कम्युनिटी वोट नहीं कर सकती। आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, जब कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट करता है कि एक ही कम्युनिटी से मुझे वोट लेने हैं, दूसरी कम्युनिटी से वोट नहीं लेने हैं, तो वहां कट्टरता ऑटोमेटिक आ जाता है, ध्रुवीकरण ऑटोमेटिक आ जाता है, नफरत ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर ये कैंडिडेट क्या करेगा? केवल उन जो मतदाता है उनको लुभाने की कोशिश करेगा। उस लुभाने के चक्कर में वो क्या करेगा? दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाएगा, क्योंकि उनको उनसे तो वोट लेने नहीं है। तो यहां से कट्टरता बहुत बढ़ गई जैसे ये शुरू किया। अगर ऐसा होता कि सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे, भले ही मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर खड़ा हो रहा है, तो वो मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं की बात भी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं के वोट ज्यादा है। वो सभी धर्मों की बात करेगा, लेकिन उसको पता है कि हिंदुओं से हमें वोट नहीं चाहिए, केवल मुस्लिम से वोट चाहिए। तो वो एक तरह से नफरत फैलाएगा, और यहीं से शुरू होती है फूट डालो और राज करो की नीति। ये अंग्रेजों का एक प्लान था तोड़ने को, भारत को तोड़ने का, लोगों को बांटने का एक प्लान था। यहीं से एक बहुत फेमस कथन पूछा जाता है। एक तरह से लॉर्ड जो मिंटो है, वायसराय है, वो मार्ले को पत्र लिखते हैं, और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वो पत्र में एक लाइन लिखते हैं और उस लाइन को लेकर सवाल पूछा जाता है कि हम ऐसे घातक विष बीज या फिर नागदंत बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये कथन किसका था या फिर किस अधिनियम से जुड़ा हुआ था? तो 1909 के अधिनियम से मिंटो का ये कथन था जब वो मार्ले को पत्र लिखते हैं। क्लियर हो गया? मार्ले कौन था? यहाँ पर भारत सचिव था। ये भारत सचिव के ये शुरुआत कब हुई? ये 1858 के अधिनियम से शुरुआत होती है। भारत सचिव, वायसराय की सहायता के लिए एक भारत सचिव होगा, इसकी शुरुआत होती है 1858 से। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? किस मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान या नेहरू रिपोर्ट। मेरे ख्याल से आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बहुत ही आसान सा सवाल है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा जिसने भारत का संविधान निर्माण किया था। एक सवाल यह पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आप इसकी डेट लिख सकते हैं, 24 मार्च 1946 इसको कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। एक तो यहां पर ये क्रिप्स ही थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। एक अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर, और एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये इसके 3 सदस्य थे। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है। ये इसके अध्यक्ष थे, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये क्रिप्स मिशन आया था। ये क्रिप्स मिशन एक तरह से फेल हो गया, इसकी सिफारिशें नहीं मानी गई। ये कब आया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारतीयों का सहयोग लेना था, तब स्टैफर्ड क्रिप्स ये मिशन उनके नेतृत्व में भेजा जाता है। इसी के बारे में सवाल पूछा जाता है क्योंकि ये फेल हो जाता है। इसके बारे में महात्मा गांधी कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। इसको पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी जाती। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये सिफारिश करता है कि एक बार हम युद्ध जीत जाए, आपका हमें सहयोग चाहिए, युद्ध जीतने के बाद हम आपको संविधान सभा बनाने की और अपने हिसाब से देश चलाने की अनुमति दे देंगे। तो ये बाद की बात कही जा रही है, उस समय कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया, इसलिए को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी थी? ये महात्मा गांधी ने। मैं एम के गांधी यहां पर लिख रहा हूं,
महात्मा गांधी जी ने इसको संज्ञा दी थी पोस्ट डेटेड चेक। और इसके साथ एक सवाल ये पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको ये जोड़ दिया था पोस्ट डेटेड चेक। एक तो आपको ऐसा चेक पकड़ाया है कि बहुत बाद में आपको उसका पैसा मिलेगा, तो वो चेक काम का नहीं है। लेकिन चेक भी कैसा है कि दिवालिया बैंक का आपको चेक दिया जिसका कोई भरोसा नहीं, वो कब डूब जाए। उस समय ब्रिटेन की स्थिति ऐसी थी कि वो कब डूब जाए, इसलिए दिवालिया बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक हमें पकड़ा कर जा रहे हैं क्रिप्स मिशन, ऐसा इसको कहा गया। ये दिवालिया बैंक किसने जोड़ा? जवाहरलाल नेहरू। ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो 2-3-4 सवाल जो बन सकते हैं वो यहाँ से मैंने आपको बता दिए हैं। नेहरू रिपोर्ट आप सभी जानते हैं, ये 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये नेहरू रिपोर्ट बनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? देखो ये सवाल आपके लिए नया हो सकता है, जिन्होंने शायद टेस्ट दिया है उनको लिए तो शायद नया नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनके लिए बिल्कुल नया सवाल हो सकता है। मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि। यहां से सवाल, ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नए सवाल पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर 4 नाम लिखे गए। एक तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा में टोटल महिला थी कितनी, तो टोटल महिला 15 महिला थी। एक तो ये फैक्ट हो गया, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। 15 महिला संविधान सभा में शामिल थी, उनमें से 4 के नाम तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी मैं आपको सारे के सारे 15 नाम बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलायुधन, एनी मस्करीन, और द में लिखा हुआ दुर्गाबाई देशमुख। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मैं आप सबसे चाहता हूं, ऐसी महिला का नाम बताना जो देशी रियासत की प्रतिनिधि के तौर पर थी। देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी मस्करीन। ये त्रावणकोर रियासत से आती थी। त्रावणकोर जो आज के केरल में कह सकते हैं, तिरुवनंतपुरम जिसका नाम है, तो त्रावणकोर रियासत थी, उस रियासत की प्रतिनिधि थी एनी मस्करीन। वो एकमात्र ऐसी महिला प्रतिनिधि थी जो देशी रियासत से आती थी। और क्या सवाल पूछा जा सकता है? जैसे इनके बारे में पूछा जाता है, दक्षिणानी और दक्षयानी, अलग अलग नाम मिल सकता है, वेलायुधन। ये एकमात्र दलित महिला थी, महिला के बारे में बात कर रहा हूं, एकमात्र दलित महिला जो संविधान सभा में थी। दूसरा इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, सबसे कम उम्र की महिला भी थी। तो एकमात्र, जो एकमात्र होता है उनको आप जरूर याद रख सकते हैं, क्योंकि वहां से सवाल पूछा जाता है। एकमात्र दलित महिला, महिला की बात कर रहा हूं, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष सदस्य की बात नहीं कर रहा हूं, महिला सदस्य एकमात्र यही थी, और सबसे कम उम्र की भी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहां से थी? तो ये भी केरल वहीं से आती है। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास क्षेत्र से आती है, ठीक है, ये महिला। इसके अलावा एक बार मैं आपको सारा नाम बता देता हूं, ये सारी की सारी वो महिला सदस्य जो संविधान सभा में शामिल थी, यानी संविधान बनाने में इनका भी हाथ था, इनका भी निर्माण कार्य में साथ था। अम्मू स्वामीनाथन, अभिजीत की बात की, दक्षिणायनी वेलायुधन। एक सवाल इनके बारे में पूछा जाता है, बेगम एजाज रसूल। क्या पूछा जाएगा? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान बनाने में एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो थी बेगम एजाज रसूल। बाकी आप नाम देख पा रहे हैं, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीन, जो देशी रियासत की महिला प्रतिनिधि थी। अब ये पूरी स्लाइड मैंने आपको क्यों बताई? क्या आपको सारे नाम याद रखने हैं? तो सारे नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी आपके दिमाग में ये नाम होने चाहिए। इसमें सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल नहीं थी? 3 महिला ऐसी हो सकती है जो संविधान सभा में शामिल थी, एक महिला का नाम अलग हो सकता है। तो एक बार आपके दिमाग में ये नाम होना चाहिए। आधों का नाम शायद आपने सुना होगा, नाम ध्यान में भी होगा, जैसे सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 4 कथन दिए गए, कूट के आधार पर चुनना है। तो इस तरह के सवाल भी पूछा जाता है, चाहे ऐसा ही हो, आर से कूट वाले सवाल भी आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले तो यहां पर देखना है सही है या फिर सही नहीं है, उसको देखना है। उसके बाद ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, क्या ये कथन सही है? पहले आपको चारों पढ़ना, उत्तर दीजिए, फिर मैं उत्तर देता हूं। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। कौन से कथन सही है उसके बारे में बात करना है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये कथन कैसा सही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल ये सही है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी ये कह रहा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई है।
ये बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये भी कथन यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि ये एक बहुदलीय, इसमें सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी नहीं थी, इसमें बहुत सारे दल थे, बहुत सारी पार्टी थे। ये कह रहा बहुदलीय संरचना थी, ये भी कथन गलत हो गया। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बहुत सारे समितियां यहाँ पर शामिल थी, बहुत सारी समितियों ने मिलकर अलग अलग काम किया। तो यहाँ पर दो कथन मुझे सही दिख रहे थे। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे आज हम वोट करते हैं, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आज हम जो वोट करते हैं वो वयस्क मताधिकार, जो भी 18 साल से ऊपर का है आज के समय, वो वोट देता है, तो उसको हम बोलते हैं वयस्क मताधिकार। क्या यहाँ पर वयस्क मताधिकार हुआ था? नहीं हुआ था। यहाँ पर जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से जनता ने नहीं चुना था, जो प्रांतों की विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने चुनकर भेजा था, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, वयस्क मताधिकार भी नहीं था। मेरे हिसाब से अब यहाँ पर क्लियर हो गया था। बहुदलीय संरचना थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी नहीं थी, और भी बहुत सारे दल इसमें शामिल थे और बहुत सारी समितियां थी, जिनको अभी मैं आगे वाले सवाल में बताने वाला हूं। तो पहला और चौथा, जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन लगाया होगा उनके सवाल बिल्कुल राइट है। क्लियर हो गया? तो आपको एक साथ 4 सवाल यहाँ पर क्लियर हो गए। और 10 लाख जनसंख्या पर, यह कैबिनेट मिशन का ही संस्तुति थी, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह भी सवाल पूछा जाता है। सामान्यतः यह था 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान सा सवाल है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बहुत ही आसान सा सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल पूछ रहा है केंद्र में द्वैध शासन, ध्यान देना है। जब पूछा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेकिन पूछा जा रहा है केंद्र में द्वैध शासन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अब आपके दिमाग में बहुत बार आता है कि ये द्वैध शासन होता क्या है, हायरार्की सिस्टम क्या होता है। देखो छोटी सी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें जो शासन होता है वो 2 हिस्सों में बांट देते हैं। कुछ विषय जो भी होते हैं वे किस विषय पर कौन क्या काम करेगा, वो 2 प्रकार के विषय हो जाते हैं, एक तो रक्षित और एक होते हैं हस्तांतरित। मतलब सत्ता 2 लोगों के हाथों में होती है, 2 जगह पर होती है। रक्षित का मतलब, रक्षित कुछ विषय ऐसे होते हैं जो रिजर्व कर दिए जाएंगे कि ये तो यही देखेंगे, वायसराय के साथ रिजर्व होते थे कि ये तो पूरे तरह से वायसराय के अंडर में आएंगे। जैसे आज के टाइम में जैसे हम बात करते हैं विदेश मामले, सेना, ये जो है धार्मिक मामले, ये सारे वायसराय के अंडर होंगे रक्षित। और ये जो होगी ये वायसराय के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, तो मंत्री परिषद की सलाह से यहाँ पर वायसराय काम करेगा। मेन ये जो निर्णय होती है वो मंत्री परिषद लेती है। तो कुछ विषय वायसराय के सीधे अंडर में होते हैं और कुछ विषय हस्तांतरित। तो 2 शासन हो गया है, शासन के 2 यहाँ पर केंद्र हो गए, इसको कहा जाता था द्वैध शासन। पहले ये सिर्फ प्रांतों में लागू होती थी, केंद्र में लागू नहीं थी, बाद में इसको केंद्र में भी लागू कर दिया। किस अधिनियम के तहत? 1935 का अधिनियम। तो 1935 का अधिनियम अपना में बहुत बड़ा था, हमारा संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया। और एक तरह से ब्रिटेन के तरफ से जो एक सबसे बड़ा अंतिम जो आया था अधिनियम वो यही था भारत सरकार अधिनियम। जो सरकार अधिनियम 1947 आया था, ये इतना बड़ा नहीं था, ये सिर्फ भारत को आजाद करने से संबंधित था। इसके बारे में अभी हम कुछ सवाल और देखेंगे। ये आया है भारत सरकार अधिनियम 1935। यहां से आपके 2-3 फैक्ट क्लियर होंगे। सवाल क्या है? निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, यानी 3 विशेषताएं थी, एक विशेषता नहीं है, वो आपको पहचानना। ये सवाल RS 2016 में पूछा जा चुका है। क्या लिखा है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। आपको सवाल को देखना और अपना जवाब देना है। क्या लिखा है? अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। देखो कौन सी विशेषता नहीं थी वो हमें पहचाना। देखो यहाँ पर ये तो विशेषता थी, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि केंद्र में लागू कर दिया, बिल्कुल। इसने प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये बिल्कुल था, क्योंकि प्रांत को स्वायत्तता दी गई, स्वायत्तता बढ़ाई गई, उनके विषय बढ़ाए गए। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, ये भी कई बार पूछा जाता है 1935, ये भी इसकी विशेषता थी। अखिल भारतीय संघ क्या था? देशी रियासतों को मिलाकर, ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर, कमिश्नर को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाना था। हालांकि वो बाद में सफल नहीं हुआ, लेकिन ये प्लान जरूर था। तो ये 3 विशेषता तो थी। इसमें लिखा हुआ है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये इसकी विशेषता नहीं थी, क्योंकि अवशिष्ट विषय किसके पास थे? अवशिष्ट विषय
ध्यान देना, वायसराय को दिए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका के पास नहीं थे, अवशिष्ट विषय केंद्र संघ के पास भी नहीं थे, ये सीधे सीधे वायसराय के अंडर में आते थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और जहां तक विषय की बात करूं, 59 विषय संघ, जैसे आज संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसे ही संघ सूची में इसमें 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अवशिष्ट विषय किसके पास होंगे? वायसराय के पास। ये प्रावधान इस 1935 के अधिनियम में किया गया। अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, सुमेलित करना। इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए सवाल को और सुमेलित कीजिए फटाफट। पहले आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं अपना आंसर बताता हूं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये आपको पता करना है इन 4 ऑप्शन में से। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के सदस्य अध्यक्ष। अब देखो, मान लीजिए आपको ये सवाल नहीं आ रहे तो देखो यहाँ पर एक चीज तो कॉमन लग रही है कि पहले में अ में और स में, यानी पहला इसमें मिलान का करने का मतलब है ए के साथ पहला। तो देखो ए के साथ या तो 1 हो सकता है, या ए के साथ या 4 हो सकता है, ए के साथ 2 नहीं हो सकता है, ए के साथ 3 नहीं हो सकता है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष या तो वीटी कृष्णमाचारी हो सकते हैं या एच.सी. मुखर्जी हो सकते हैं। इस ऑप्शन से ये पता चलता है। दूसरे नंबर पे या तो 4 होगा या फिर 2 होगा। इनमें से यदि आपको इसका पता चल जाता है कि संविधान सभा के पहला उपाध्यक्ष ये नहीं थे, ये थे, तो मेरे ख्याल से आपके 2 ऑप्शन कट हो गए। आपको पता चल जाता है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, तो आपके ये ऑप्शन कट हो गए, ये ऑप्शन कट हो गए। जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप 2 ऑप्शन कट कर लेते हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं भी आ रहा तो यहाँ पर आप तुक्का भी लगा के सवाल को कर सकते हैं। संभावना है 50% तो कि आपका सवाल सही हो जाएगा, लेकिन हम इस सवाल को पूरा सही करेंगे। देखते हैं और कौन सा आ रहा है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, ये आपको पता है, तो आपके 2 ऑप्शन कट हो गए। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, ये सवाल भी कोई न कोई बता सकता है जिन्होंने भी प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा, क्योंकि प्रारूप समिति बहुत ही पॉपुलर सवाल होता है। तो उसमें अगर आपको पता है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए के.एम. मुंशी उसके सदस्य थे, यानी दूसरे में 3 होना चाहिए, बी में 3 होना चाहिए दूसरे नंबर पर। तो 3 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। अब आगे आपको आवे या फिर नहीं आवे, आपका राइट आंसर मिलेगा आपको बी, इसका राइट आंसर होगा। तो कई बार इस तरह के एग्जाम में सवाल भी आते हैं और इस तरह के सवाल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य वो के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो अब मैं बताता हूं, वो थे वीटी कृष्णमाचारी, देखो आपको 1 मिल जाएगा। और संघ संविधान समिति, ये जो समिति थे उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पर कुछ बातें ध्यान रखने वाली बता देता हूं मैं। एच.सी. मुखर्जी, ध्यान रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, नॉर्मली यही आता है, ये सही है, इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी का नाम ही आता है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट और बता रहा हूं यहाँ पर, इनके पहले भी संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, वो नामित थे। ये तो पहले चयनित उपाध्यक्ष थे, इनका यहाँ पर एक तरह से निर्वाचन हुआ था और वो उपाध्यक्ष बने थे। लेकिन इसके पहले भी एक उपाध्यक्ष रह चुके थे, तो वास्तव में ये पहले नहीं थे, पहले वाले थे फ्रैंक एंथोनी। लेकिन ये जैसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उससे भी पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, उस समय फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाया था, ये नॉमिनेट किया गया था, इनका निर्वाचन नहीं हुआ था। तो ये हटाने के बाद फिर बने थे, वास्तव में पहले जो वास्तविक थे वो एच.सी. मुखर्जी बने थे। इसके बाद जब संविधान सभा में देशी रियासतें भी शामिल हो गई, तो देशी रियासतें शामिल होने के बाद ये प्रावधान किया गया कि 2 उपाध्यक्ष होने चाहिए, देशी रियासतों से भी एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो वीटी कृष्णमाचारी, ध्यान रखना, ये दूसरे उपाध्यक्ष बने थे। बाद में दूसरे उपाध्यक्ष अगर आपको पूछा जाए तो वीटी कृष्णमाचारी जो राजस्थान रियासत से आ रहे थे, उनको दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष बने थे पहले वो एच.सी. मुखर्जी बने थे, दूसरे जो बने थे वो वीटी कृष्णमाचारी बने थे। प्रारूप समिति थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसमें टोटल 7 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर समेत, उनमें से एक सदस्य के.एम. मुंशी भी थे। बहुत सारी समितियां थी। अब अगला सवाल समितियों का लेता है, उसमें से एक समिति थी संघ संविधान समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे वो जो समितियां थी, संविधान सभा में जो भी समितियां बनी थी उसके बारे में सवाल है।
ज़्यादा मुश्किल नहीं, आराम से कर सकते हैं। और यहाँ से तो देखते ही पता चल जाता है, कहीं इसमें डाउटफुल होते हैं। मैं आपको सारी समितियाँ भी जो इंपॉर्टेंट हो यहाँ बताऊंगा। संचालन समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, मूल अधिकार उप समिति। देख लीजिए, अपना आंसर सेट कर लीजिए, मैं इसका आंसर बताता रहा हूँ। तो सबसे पहले संचालन समिति देखते हैं। इसमें देखो, इसमें एक और एक देखते हैं कि पहले में एक आ रहा। संचालन समिति क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी? नहीं थी, तो ये वाला ऑप्शन कट कर सकते हैं। दूसरे में यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। 4 का मतलब है, अब ये संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आसान सा है। संचालन का मतलब सभा को संचालन कौन करेगा? संचालन तो वही करेगा जो अध्यक्ष होगा। तो आपको यह पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी वही थे, नियम समिति के अध्यक्ष भी वही थे, क्योंकि नियम प्रक्रिया वही बनाएंगे, इसलिए वही थे। प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। अब देखो यहाँ पर या तो ये हो सकता है 3 और 3, इसका मतलब देखो यहाँ पर भी सेट हो रहा है। प्रांतीय संविधान समिति 3 नंबर पर आएगा, यहाँ पर भी क्लियर है। 4 3, अब बस ये देखना है, 2 तो सेट हो गए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ याद कैसे रखना है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे और संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति आए, संघ का काम, क्योंकि पूरे देश का काम कौन देख रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे। सारे राज्यों को जोड़ने का काम किसने किया? रियासतों को जोड़ने का काम किसने किया? प्रांतों का काम किसका था? प्रांतों का काम था सरदार पटेल का। तो ध्यान रखना, प्रांतीय जहां पर भी आती है वो सरदार पटेल की है, संघ से संबंधित जो भी आएगी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। एक बस्ती है मूल अधिकार पर उप समिति, वो थी आचार्य JB कृपलानी की। क्लियर हो गया? तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी में यहाँ पर होना चाहिए 1 और डी में यहाँ पर होना चाहिए 2। सी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सूची दे देता हूँ। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण संबंधित विभिन्न कार्यों करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी और इसके अलावा छोटी मोटी और भी समितियां थी। कुछ इंपॉर्टेंट समिति मैं आपको बता देता हूं। देखो, संघ शक्ति, संघ से जुड़ी हुई समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत वाली आ गई तो सरदार पटेल आ गई। संचालन, संचालन कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। आसान है, याद करना। प्रक्रिया, नियम, नियम और प्रक्रिया कौन बनाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाएंगे, क्योंकि वही अध्यक्ष है, तो ये हो गया। ऐसी रियासतों से वार्ता करने के लिए बनी समिति। यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां सरदार पटेल का नाम मत लिख लेना, क्योंकि सरदार पटेल वार्ता कर रहे थे, लेकिन इस समिति का एक तरह से जो बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब यहां पर 2 उप समितियां, ध्यान देना, ये समिति नहीं है, ये उप समिति है। मौलिक अधिकार की उप समिति, अल्पसंख्यक की उप समिति, इन दोनों की समिति, जिसको सलाहकार समिति भी कहा जा रहा है, उनके अध्यक्ष, इन दोनों समिति के अध्यक्ष तो सरदार पटेल हैं, लेकिन उप समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। इन दोनों की जो समिति है, जिसको हमने सलाहकार समिति, ये इसको सलाह देने के लिए बनी है, उन दोनों के अध्यक्ष सरदार पटेल। अब ध्यान देना, सवाल कैसे पूछा जा सकता है? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। इन दोनों उप समिति के अध्यक्ष ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा प्रारूप समिति आप सभी जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है डॉक्टर अंबेडकर का, इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यह भी पूछा जाता है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति, एक इसमें भी कंफ्यूज मत होना, एक ये अलग है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये एक आती है, इसमें ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है आपको, प्रारूप समिति के सदस्य 7 सदस्य होते हैं, तो कई बार उनमें से कौन से इसमें सदस्य शामिल नहीं थे, कौन इसमें शामिल है, 3 का नाम आ जाता है, तो आपको कई बार बड़ी दिक्कत होती है सबका नाम याद रखने। मैं एक ट्रिक बताता हूं, उससे शायद आपको थोड़ा सा याद रह जाए। देखो, ये सदस्य थे, ये तो आप याद रख सकते हैं, ABDGKM, ABCD के कुछ अक्षर लिखे हैं मैंने, इससे याद रह सकता है। AB के साथ मैंने 2 लिख दिया है, DGKM। इन अक्षरों से आप सभी के नाम याद रख सकते हैं। आपको सबके नाम पढ़े हुए तो हैं, लेकिन याद नहीं रहते हैं, तो इससे याद रह सकता है। देखो, A से क्या याद रखेंगे? अब आपको याद आ जाएंगे, अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा होगा तो आपको नाम याद आ जाएंगे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मैं सारा का नाम लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लेना। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर यहां से हो जाएंगे A से। B से कौन होंगे? B से 2 लोग होंगे, इसलिए मैंने 2 लिखा है। एक तो B से कौन होंगे, बताइए फटाफट, याद आ रहा है आपको? भीमराव अंबेडकर। B से भीमराव अंबेडकर तो लेना ही है। दूसरे होंगे BL मित्र, तो ये BL मित्र या फिर BL मित्रा इनको कह सकते हैं, ये दूसरे थे। D से कौन होंगे बताइए? D से हो जाएंगे DP खेतान, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह कौन आए वो भी बताऊंगा।
जी से कौन होंगे? गोपाल स्वामी अयंगर। अब ये नाम बड़े मुश्किल है लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं, गोपाल स्वामी अयंगर। कैसे कौन थे? अभी हमने पढ़ा था के एम मुंशी, ये के एम मुंशी अलग है, एम अलग है। एम से कौन होंगे? मोहम्मद सादुल्ला। ये याद रखना बहुत जरूरी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए मैंने आपको सारे के नाम लिखा है। यहां पर एक सवाल और बनता है कि बी एल मित्रा के बाद में इनके स्थान पर कौन आया? देखो बी एल मित्रा, इसको मैं बी एल एम भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने बी एल यहां लिखा, एम यहां लिख दिया, इससे आपको याद रह जाएगा। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करते करते हम सभी इस तरह का कोई ना कोई ट्रिक बनाते हैं ताकि याद रह जाए। सवाल पूछा जाता है कि बी एल मित्र के बाद यहाँ पर संविधान प्रारूप समिति का सदस्य कौन बनाता था? बी एल मित्र, मैंने इसको बी एल और एम को अलग, तो बी एल के बाद आए थे माधव राव, एम से क्या याद रखना है? माधव राव। बी एल मित्रा के बाद माधव राव आए थे। बाद में डीपी खेतान, बी एल मित्रा स्वास्थ्य कारणों से अलग हुए थे, डीपी खेतान की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो डीपी की बात आप याद रख सकते हैं, डीपीटी। आपने डीपीटी के बारे में खूब सुना होगा, तो डीपीटी, तो यहाँ पर डीपी खेतान के बाद टीटी टी कृष्णमाचारी आते हैं, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद ये आते हैं। क्लियर है? अब लेते हैं अगला सवाल। वही सूची को सुमिलित करना है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं अनुसूची और 1 2 3 4 किससे संबंधित है? मेरे ख्याल से अनुसूची का सवाल तो आप सबको आता ही होगा, तो सीधा सीधा फटाफट इसको मिला लेते हैं। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, मान्यता प्राप्त भाषा। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। और 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज का। तो देखो चौथे में यहाँ पर पहले में आ रहा है 3, तो जहां पर भी 3 आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन मारा है, 3 के बाद 1, 1 के बाद देखो 1 आ रहा है और उसके बाद 2 आना चाहिए, तो 3 1 2 4, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, टोटल 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं वर्तमान में? ये आप सभी को पता होगा, 22 भाषाएं। भूमि अधिग्रहण से संबंधित पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 9वीं 10वीं 11वीं बाद में जोड़ी गई है 1951 पहला संशोधन के साथ। ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और ये तो आप सभी जानते ही हैं, 73वां संविधान और 74वां बना था, उसमें 73 में 11वीं। मैं एक बार आपको फटाफट एक ट्रिक बता देता हूं, उसमें सारी की सारी अनुसूचियां क्लियर हो जाएगी आपकी। टोटल कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। अगर आप ये एक लाइन याद रख लेते हैं तो आप 12 की 12 अनुसूची आपको याद हो जाएगी। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, आसान सी लाइन है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहां से एक ही लाइन से आपको 11 अनुसूचियां 12 अनुसूचियां कवर हो जाएगी। देखो सबसे पहले एस से आप याद रखेंगे स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ? राज्य। पहली अनुसूची में सारे राज्यों के नाम है और उनकी संख्या है, तो राज्य के बारे में आ गया। दूसरे एस से आपको याद रखना सैलरी, सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है वेतन, तो दूसरी अनुसूची में जो भी संवैधानिक पदाधिकारी उनके वेतन का उल्लेख यहां पर है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है? ओथ, ओ से याद रखना है ओथ, ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। तो तीसरी अनुसूची में जो भी संवैधानिक पदाधिकारी उनकी शपथ का उल्लेख है। आर, आर से क्या याद रखेंगे? राज्यसभा। तो राज्यसभा में हर राज्य की सीटों की संख्या, राज्यसभा में किस राज्य से कितने सीटों की संख्या कितनी है वो लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? तो 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं। एससी, एससी से आपको याद रखना अनुसूचित जाति और जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र याद रखना आपको, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। आगे जन, जन से भी यही लिखना, 4 जनजातीय राज्यों के बारे में उल्लेख है, 4 जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ये उन 4 के अलावा जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे होगा, ये प्रशासन से संबंधित है। ये जनजातीय 4 राज्य आएंगे, वो 4 राज्य कौन से हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल है या फिर कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। इसके लिए भी आप याद रख सकते हैं अमेत्री मी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य इसमें शामिल है। इसके अलावा स से क्या हो जाएगा? स से आप याद रख सकते हैं शक्तियों का विभाजन, 3 सूचियां बनाई गई है इसके लिए। इसके बाद भा से क्या याद रख सकते हैं? भाषा, 8वीं अनुसूची चल रही है, ये 8वीं अनुसूची है, ये 6ठी है, ये 7वीं है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। भा से भाषा, कितनी भाषा है? अभी हमने बात की थी 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये याद रख सकते हैं। इसके बाद से क्या याद रख सकते हैं? 9वीं अनुसूची संपत्ति या भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान। बदला से क्या याद रख सकते हैं? दल बदल, बदला से दल बदल। पंच से पंचायती राज और नगर से नगर पालिका, पंचायती राज और नगर से नगर पालिका।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट से आपको सारी की सारी अनुसूचियां एक लाइन से आपको याद हो सकती है। तो ये थी आप सबकी 12 अनुसूचियां। अब आप आसानी से यहां से मिलान कर सकते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित, 9वीं अनुसूची संपत्ति या भूमि अधिग्रहण से संबंधित। क्लियर हो गया? ये सारी की सारी अनुसूचियां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। अब यहाँ से आराम से आप सवाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। आप पहले से अपना आंसर सेट कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। क्या ये भारत की विशेषता है? बिल्कुल है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है? बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता क्या भारत की जनता में निहित है? यहाँ से थोड़ा सा डाउट है। क्या सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है? ये कहाँ लिखा हुआ है? सीधा सीधा तो आप किसी भी आर्टिकल में देखेंगे तो सीधा सीधा तो नहीं लिखा हुआ ये लाइन एज इट इज, ये लाइन। लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, ये लाइन कहती है कि ये जो संविधान का निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता है। संविधान को जिसने तैयार किया वो भारत की जनता है, इसलिए सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में? भारत की जनता में। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या उपयुक्त सभी हो सकता है क्या इसका आंसर? या फिर इसका आंसर 1 2 3 ही होगा? यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। क्या यह भारत की विशेषता है? क्या भारत में यूनिटरी सिस्टम है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट? ध्यान देना, भारत एक एकीकृत शक्ति नहीं है। हम यहाँ पर केवल भारत में देखो सिर्फ एक पावर नहीं चलती, केवल केंद्र की पावर नहीं चलती है। यहाँ पर भारत देश में बहुत सारे अलग अलग राज्य भी हैं और हमने एक तरह से संघात्मक प्रावधान, राज्यों के संघ को अपनाया है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द को अपनाया है, हमने यूनिटरी वर्ड को अपनाया नहीं है। तो भारत में केंद्र सरकार भी है, राज्यों की भी अपनी सरकार है, उनकी भी अपनी पावर है, इसलिए एकीकृत शक्ति यहां पर नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया सा सवाल है। यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह कब कहा था? कौन से बाद में यह निर्णय दिया था? बहुत ही शानदार सवाल है। क्या आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य बनाम भारत का संघ 1977 में, कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ 1978 में, SR बोमई बनाम भारत का संघ 1994 में, तारा सिंह बनाम भारत का संघ 2011 में। तो इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर आपने पढ़ा होगा किसी ऑप्शन को तो वो आपने SR बोमई केस का ही पढ़ा होगा। क्या SR बोमई केस किसके बारे में था? क्या वो पंथ निरपेक्षता के बारे में था? क्या SR बोमई, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अभी वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है बासवराज बोम्मई। ये इन्हीं के पिता हैं, बासवराज बोम्मई के पिता थे SR बोमई। ये भी किसी टाइम इस 1989 और 1991 के बीच में कर्नाटक के सीएम थे। आज उनके पुत्र वहां पर सीएम है, उनके पिता सीएम थे। और केंद्र में जो सरकार थी उस समय 1991 में सरकार जो थी, उन्होंने एक तरह से SR बोम्मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री से हटा दिया था अनुच्छेद 356 लगाकर। यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और क्या अभी ये पहले हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो जाती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि 356 से हटाना गलत है। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट से पहले इनको यहाँ से कोई मौका नहीं दिया और उनको हटा दिया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैसला इसको माना जाता है। ये जो 94 का केस है ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माना जाता है, क्योंकि 9 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। क्या सुनाया था? कि केंद्र सरकार या फिर संसद बिना कोई कारण कभी भी 356 का प्रयोग करके किसी भी सरकार को, बिना औचित्य के किसी भी सरकार को अपदस्थ नहीं कर सकती है। 356 का प्रयोग ऐसे ही नहीं किया जा सकता है। तो आप देखेंगे उसके बाद से 356 का प्रयोग बहुत सावधानी से होता है। इतना आसान नहीं है किसी भी सरकार को हटाना। तो ये 356 के बारे में था। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही कि पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को, तो एक तो ध्यान रखना ये किसके बारे में था? SR बोमई केस इसका आंसर होगा। SR बोमई बनाम भारत संघ। एक तो यह था कि 356 का दुरुपयोग रोकने के लिए, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सा था? तो भी इसका आंसर यही होगा। तीसरा, इसमें यह भी बात हुई थी पंथ निरपेक्षता मूलभूत ढांचा है। ध्यान देना, इसमें 2 बात निकल कर आती है। यहां पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, इसके पहले कभी भी यह बात नहीं कही थी। पंथ निरपेक्षता का उल्लेख हमारे संविधान में था, लेकिन पंथ निरपेक्षता संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा है। ये बात पहली बार SR बोमई केस में कही गई। मूलभूत ढांचे का मतलब इसको
संसद चाहते हुए भी इसको संविधान से संशोधन नहीं कर सकती है। एक हिंदू राष्ट्र या फिर एक मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र भारत को घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक हमारा मूलभूत ढांचा है, संशोधन इसमें आसानी से नहीं किया जा सकता है, ये कोर्ट ने कहा था। इसके अलावा हमारी जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था का मतलब है अभी जो हमने बात करी है, ऐसा कर सकती है क्या केंद्र की सरकार अनुच्छेद 356 लगाकर सारे राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दे, सब जगह राष्ट्रपति शासन लगा दे और सारी पावर केंद्र अपने हाथ में ले ले, ऐसा हो सकता है क्या? कोर्ट ने कहा था कि संघीय व्यवस्था भी हमारे संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकलकर आई थी। और पंथ निरपेक्षता का अगर पालन कोई राज्य नहीं करता है तो उस आधार पर उस राज्य की सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है, इस केस में यहां पर कहा था। तो ये वाली बात यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा SR बोम्मई बनाम भारत संघ। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखो 4 आपके नीचे कथन दिए गए, फिर आपको यहां पर चूज करने हैं। आप इसका आंसर पॉज करके देख सकते हैं, मैं इसका सीधा आंसर बता रहा हूं, आप अपना आंसर दे सकते हैं। संशोधन की बहु प्रक्रिया है। क्या भारत के संविधान में यह विशेषता है कि संशोधन के एक से ज्यादा प्रक्रिया है? बिल्कुल पाई जाती है। राज्यों को संशोधन करने की पहल करने का अधिकार नहीं है। क्या यह बात सही है? राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, क्या यह बात सही है? क्या कोई भी राज्य संविधान संशोधन की पहल खुद कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, तो पहल करने का अधिकार नहीं है, ये कथन भी यहां पर बिल्कुल सही है। देखो नहीं है का ध्यान रखना, कई बार इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। नहीं है तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए इसको गलत नहीं करना, ये सही है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधान मंडलों के द्वारा ही पारित किए जा सकता है। अभी हमने कहा उनको पहल करने का अधिकार ही नहीं है, तो वो तो कर ही नहीं सकते हैं, है ना। कुछ संशोधन केवल राज्य विधान, देखो राज्य विधान में कुछ संशोधन ऐसे हैं जो राज्य विधानमंडल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये कह रहा केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही किया जाता है, ये कथन गलत हो जाता है। तो किया जा सकता है, क्या ये सही है? ये गलत हो गया। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, उसका प्रावधान नहीं है, तो यह भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? यानी 3 सही है, 1 गलत है। जापान कानून द्वारा या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, USA न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मेरे ख्याल से बहुत आसान सा सवाल है, सभी को आता होगा। ये यहां पर गलत है, द इसका आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। और कुछ मैंने यहाँ पर व्याख्या भी लिखी है, ब्रिटेन से, जहां से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन, मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, परम अधिकार रिट। ध्यान रखना, परम अधिकार जो रिट है या फिर जो भी रिट है, वो रिट जो है मूल अधिकार हमने यहाँ पर अमेरिका से लिया है, लेकिन रिट के बारे में याद, परम अधिकार रिट ब्रिटेन से प्रभावित है। 2 सदन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेष अधिकार, तो संसद से जो भी संसद को पावर देती है वो सारे के सारे हमने ब्रिटेन से लिया है। जो भी नागरिकों को पावर देती है, कोर्ट्स को पावर देती है, वो हमने अमेरिका से लिया है। ये एक पहचानने का तरीका है, नॉर्मली ये तरीका काम कर जाता है। संसदीय विशेष अधिकार, औपचारिक प्रदान के रूप में राष्ट्रपति, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन। आयरलैंड की बात करते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, नीति निर्देशकता, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये भी यहीं से लिए गए। इसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो प्रस्तावना की भाषा, ध्यान देना, प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से प्रभावित है, लेकिन जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन भी एक तरह से हम कह सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। जो समवर्ती सूची है मेन, वो इस यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति उच्च सदन का एक तरह से सभापति होता है, अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसकी शक्तियां, उसकी स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी निर्वाचन अलग तरह से होता है लेकिन उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के समान है। उच्चतम उच्च न्यायालय को हटाने की विधि, उच्च न्यायालय को हटाने की जगह यहाँ पर न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश लिख सकते हैं, न कि न्यायालय। न्यायालय नहीं हटेंगे, न्यायाधीशों को हटाने की विधि। वित्तीय आपात
और हम भारत के लोग, ये जो वर्ड है हम भारत के लोग, ये अमेरिका से प्रेरित है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ लिखना चाहे जैसे इसमें, इसके अलावा और कौन बचते हैं, इसके अलावा हम लिख सकते हैं यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। क्या लिए आपको पता है, मूल कर्तव्य। और बताइए, और यहाँ पर जो हम सामाजिक आर्थिक न्याय लिखते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यानी प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं वो। इसके अलावा और क्या है, फ्रांस है। इसके अलावा और क्या है, जर्मनी हम ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा हम कनाडा ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई बचा है क्या, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, दक्षिण अफ्रीका हमने पहले ले ही लिया। तो टोटल यहाँ पर 10 ये आते हैं और 11वां एक 1935 का अधिनियम है। मेरे ख्याल से ये सारे के सारे आगे होंगे। फ्रांस से क्या लिया है, हमारी गणतंत्र शासन पद्धति। इसके अलावा समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये जो हमारे प्रस्तावना में दिया गया है ये भी हमने फ्रांस से लिया है। इसके अलावा जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, ये कहां से लिया हमने, ये जर्मनी से लिया है। और बताइए, यहां पर कनाडा बसता है। कनाडा में देखो हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द है, हमारा जो संघात्मक प्रावधान है वो कनाडा से प्रेरित है, अमेरिका से प्रेरित नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, केंद्र ज्यादा मजबूत होगा और राज्य कम होगा, ये हमने कनाडा से प्रेरित होगा। राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है वो भी एक तरह से यहीं से। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां है, अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र के पास रहेगी, ये भी हमने कनाडा से प्रेरित होकर ही लिया है। तो ये कुछ प्रावधान हमने दूसरे देशों से प्रेरित होकर लिए हैं। अब आता है अगला सवाल, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। 4 यहाँ पर कथन दिए हुए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, उद्देश्य प्रस्ताव, अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो इसको लिख सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। कई बार इसका सवाल भी आ सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततः उद्देश्य का बना, तो बिल्कुल सही है। उद्देश्य का, उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना बनता है। क्लियर है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ये कथन भी यहाँ से सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कथन यहाँ से गलत है। किया जा सकता है, हो भी चुका है एक बार। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल ये रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। ये शक्ति का स्रोत नहीं है, ये किसी भी प्रावधान को रद्द करने की क्षमता इसमें नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है वो हमारा आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी है क्योंकि, संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना उद्देश्य का उपयोगी है, क्यों है, क्योंकि ये मूल्य भरे शब्दों का प्रयोग करती है, बड़े बड़े शब्द इसमें यूज किए गए हैं, सार रूप में शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए, यही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ये जो संविधान निर्माता थे उनके लक्ष्य क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, इसको प्रतिबिंबित करती है हमारी संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना। आगे क्या लिखा है, ये शक्ति और परिसीमन का स्रोत है। ध्यान देना, ये कथन ही गलत है। कई बार एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है, क्या उद्देश्य का शक्ति का स्रोत है। उद्देशिका से देखो, पूरे संविधान में जो आर्टिकल्स में जो जो बात लिखी गई है संविधान में एक एक अनुच्छेद का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। हर अनुच्छेद में जो लिखा है उसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन ध्यान देना, प्रस्तावना में जो लिखा है वो किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है, वो लागू नहीं होता है, ना ही ये किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है। तो देखो चौथा ऑप्शन है, यह संविधान की आधारभूत विशेषताओं की संपूर्ण सूची प्रदान करती है। ध्यान देना, ये क्या लिखा, संपूर्ण सूची प्रदान करती है। हमारा प्रस्तावना आधारभूत विशेषता, जो संविधान की आधारभूत विशेषता उसके बारे में बताती है, जैसे पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य है ना, ये सामाजिक न्याय जो भी है, ये आधारभूत विशेषता है संविधान की। क्या ये संपूर्ण सूची है, संपूर्ण सूची नहीं। संपूर्ण सूची तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, जैसे जैसे और कोई जुड़ता रहेगा शब्द वो आगे चलता रहेगा। संपूर्ण सूची अभी नहीं आ सकता। जैसे संघात्मकता, अभी हमने बात की संघीय ढांचा, हमारा जो संघीय ढांचा है वो पंथ निरपेक्ष है, क्या संघीय ढांचे का उल्लेख यहाँ पर है। क्या संसदात्मक सरकार का उल्लेख हमें प्रस्तावना में मिलता है, नहीं मिलता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या ये यहाँ पर मिलता है, नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जो प्रस्तावना में नहीं मिलते हैं आधारभूत ढांचा के रूप में। इसका मतलब ये कथन भी यहाँ पर वैसे भी सही नहीं, कथन भी सही नहीं है, तो कथन ही गलत है और ये कथन भी गलत है।
प्रस्तावना न तो शक्ति का स्रोत है, न ही किसी प्रकार का निर्बंधन लगाता है, वो सरकार पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है, नागरिक पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है, न तो वो कोर्ट को न ही नागरिकों को वो शक्ति देता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में ये बात लिखी हुई है, ये सरकार पालन क्यों नहीं कर रही है, सरकार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता और न ही सरकार को किसी प्रकार का पावर देता है। क्वेश्चन 16 देखिए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कथन दूसरा क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। कूट की सहायता से इसको देखना है। क्या लिखा हुआ, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर क्या होगा आप लगाइए, देखो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अब पहली चीज क्यों है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक, क्या ये कथन सही है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो कहीं पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा भी है तो आप कह दोगे कि हाँ ये तो सही है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो ही कंडीशन हो सकती है, तो आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। पर ध्यान देना, आपने पढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। क्या संविधान में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, अर्ध संघात्मक शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो ये कथन गलत है। अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो ये कथन गलत है, क्योंकि संविधान में तो कहीं नहीं है। लेकिन ये एक बहुत प्रसिद्ध कथन है प्रसिद्ध विद्वान का, केसी वियर का। ये कथन है केसी वियर का, इन्होंने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा। तो ये तो उनका एक विचार है, ध्यान देना, ये उनका एक विचार है, ये संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा भारत एक सहकारी संघवाद है, सहकारी संघ है। उन्होंने तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बताया था, बात की थी, भारत के बारे में ऐसा कहा था, तो सहकारी संघ उन्होंने कहा था। आइवर जेनिंग्स कहते हैं मजबूत केंद्र वाला संघ है। तो ये तो उनका एक विचार है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सवाल किसी परीक्षा में आया हुआ था और उस परीक्षा में इसको सही माना था, इसलिए अब आपको भी अगर ऐसा सवाल आता है तो उसको सही मानना है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक। उसका कारण क्या, उन्होंने कारण में बताया कि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह संघात्मक है और नहीं पूरी तरह से एकात्मक है, इसलिए हम इसको अर्ध संघात्मक कह सकते हैं। इसलिए ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है और उसकी स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसको हम ए सही मानेंगे। ये सवाल एग्जाम में आ रखा है और इसमें ऐसे ही माना है, इसलिए मैंने भी इसको ए लगा दिया है। बाकी ध्यान रखना, ये सिर्फ एक विद्वान है केसी वियर, उनका कथन है, संविधान में ऐसा अर्ध संघात्मक कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। हम वास्तव में फैक्ट उसको मानते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बात है, देखो ये लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यहां तक तो ठीक है, क्यों लिखा हुआ, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। क्या ये कथन सही है? इनमें से कौन सा सही है, हमें यही पकड़ना, तो ये कथन बिल्कुल सही है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल ये भी सही है। एस के धर आयोग जो कि 1948 में आया था, लेकिन इसकी सिफारिश थी, लेकिन फिर भी राज्यों का जो एक तरह से विरोध होता वो शांत नहीं था, इसलिए इसके बाद जेवीपी कमेटी, आपने सुना होगा जेवीपी कमेटी, जेवीपी समिति का गठन हुआ था। एस के धर आयोग के बाद जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इनकी जो अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने भी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। क्या वो भी भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे? ये बात भी बिल्कुल सही है, 1948 में ये भी गठित हुई थी। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो भाषाई आधार को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि भाषाई आधार पर हम राज्य नहीं बनाएंगे। इस तरह तो भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, हर भाषा के आधार पर अगर हम राज्य बनाएंगे तो भारत फिर से कितने राज्यों में वापस बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि राज्यों का विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और अंत में 1953 में एक यहाँ पर आयोग बना था, फजल अली आयोग, उसने उसकी सिफारिश थी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है, हालांकि प्रशासनिक की समस्याओं को वरीयता दी जानी चाहिए। तो फजल अली आयोग के अध्यक्षता के उनकी सिफारिश के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर सही पकड़ना जरूरी है, सही नहीं है। कई बार हम जल्दबाजी में सही है ये कर देते हैं। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है, और इसको राइट करके आ जाते हैं। गलत हो जाता, सही नहीं है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, क्या संसद ही कर सकती है नए राज्य का निर्माण? बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। क्या ऐसा होगा? क्या बिल्कुल सही बात है। पहली अनुसूची में क्या है? सभी राज्यों के नाम है, राज्यों की संख्या है। तो जैसे एक नया राज्य बनेगा उस राज्य का नाम जुड़ेगा, तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। चौथी अनुसूची में क्या है?
राज्य से राज्यसभा की सीटें, जैसे नया राज्य बनेगा तो उस राज्य से राज्यसभा की सीटें भी आएगी, तो इस सूची में भी संशोधन होगा, तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। जो भी संविधान में संशोधन होगा, तो संविधान में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, नए राज्य का नाम जुड़ेगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और नया राज्य बन रहा है, एक विधेयक लाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, क्या वो 368 के तहत माना जाएगा? तो यहाँ पर साफ साफ इसमें लिख रखा है कि जो नया राज्य बनता है ना, अनुच्छेद 4 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि राज्य के संबंध में जो भी विधेयक आ जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, इसलिए ये कथन यहां से गलत हो जाता है। कौन सा सही नहीं है, एक ही बताना, ये इसका आंसर हो गया। द में क्या लिखा हुआ है? इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक नहीं रखा जा सकता है जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल के निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है जिसके क्षेत्र सीमा हो या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है, या फिर जब तक राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही यह पेश हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां सवाल। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही है। कथन ए, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। RSRTS 2013 में आ चुका है। क्या लिखा हुआ? दोनों ए तथा आर सत्य है और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, व्याख्या नहीं है, ये स्पष्टीकरण है। ये कह रहा दोनों सत्य तो है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। या फिर ऑप्शन क्या हो सकता है? ए सही है, आर गलत है, ए गलत है या फिर आर सही, क्या ऑप्शन होगा? तो भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, ये बात तो सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये बात भी सही है, यानी कि दोनों को दोनों सत्य है। और ये इसका स्पष्टीकरण भी आ रहा है, परोक्ष निर्वाचन क्यों होता है? क्योंकि हमने यहाँ पर गणतंत्रवाद को अपनाया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी RS 2013 में आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार है। कथन दूसरा क्या लिखा हुआ है? भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। क्या बताना है? दोनों में से क्या दोनों कथन सत्य है और ये स्पष्टीकरण है कि नहीं है? आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है कि नहीं है? पहले तो देखते हैं। पहला, महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार है, ये कथन सही है। देखो, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का खास मतलब यह भी है कि लोकतंत्र में जो सबसे वंचित वर्ग है, जो सबसे कमजोर वर्ग है, उनको कितना अधिकार मिल रहा है, उन तक पावर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो सम्मान से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो भारत के लोकतंत्र में आप देखेंगे महिलाओं को जो पहले अधिकार नहीं मिलता था, ये जो भी वर्ग है, ये सारे कमजोर वर्ग में आते हैं, दमित वर्ग में आते हैं, शोषित वर्ग में आते हैं। महिलाओं को आज तक भी बराबर अधिकार नहीं मिला। हमारे संविधान ने तो दे दिया, लेकिन समाज में अभी भी महिलाओं को वैसा पूरा बराबर अधिकार नहीं मिला है। दलित एक लंबे समय से शोषित वर्ग रहा है, तो कमजोर वर्ग, क्या उनको बराबर एक अधिकार दिया है संविधान ने? निर्धन वर्ग, अल्पसंख्यक समूह, तो भारत में ये लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार, क्योंकि लोकतंत्र ने इनको बहुत कुछ दिया है और इनको ही वास्तविक जरूरत है, तो ये सबसे बड़े दावेदार है। ये कथन बिल्कुल सही है। अब ये इसका स्पष्टीकरण, ये कथन इसको स्पष्ट करता है कि नहीं करता है? भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। देखो, भारत में लोकतंत्र, ये कह रहा है भारत में लोकतंत्र आत्मसम्मान है, इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो इन्हीं लोगों को यहां पर हुआ है। तो ये कथन इसको और ज्यादा स्पष्ट करता है, इसलिए आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण भी है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनना है। सही काल क्या होगा वो चुनना है। देखो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती, मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा, ये 1967 का है। ये केशवानंद भारती 1973 का है। मिनर्वा मिल्स 1980 का है। A.K. गोपालन का पता नहीं कब का है। अगर आपको नहीं भी पता है तो क्या आप कर सकते हैं, इसको देखते हैं। 1967, 1973, 1980, यानी 1, 2, 3 जिसमें आ रहा है, 1, 2, 3 एक तो इसमें आ रहा है और 1, 2, 3 एक तो इसमें आ रहा है, इनका क्रम, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि चौथा नंबर सबसे पहले आएगा, चौथा नंबर सबसे बाद में आएगा। देखो, A.K. गोपालन का जो केस था वो 1950 का है वास्तव में। इसका मतलब 4 नंबर सबसे पहले आना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा स। देखो, A.K. गोपालन 1950, A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था निवारक निरोध कानून के तहत। जैसे ही गिरफ्तार किया गया, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मद्रास राज्य और
उनकी मद्रास सरकार ने उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ ये मामला गया था। इनका मामला ये था कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया, इसका मतलब यहाँ पर 14 का, 19 का, 21 का मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। ये निवारक निरोध बना कानून बनाना ही गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उस बात को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक तरह से बहुत गलत नज़ीर बना, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने इस फैसले को बदल दिया था। इसमें एक तरह से सीधा सीधा सरकार के फेवर में ये फैसला दिया गया कि सरकार ऐसा कानून बना सकती है, मतलब नागरिकों का अगर मौलिक अधिकार का हनन भी हो तो हो सकता है। मतलब यहाँ पर मूल अधिकार से जुड़ा हुआ ही था, क्या मूल अधिकार को सरकार चाहे तो कभी भी हटा सकती है क्या? तो इससे जुड़ा हुआ एक मामला था, ये 1950 का एक केस था, मूल अधिकार से जुड़ा हुआ A.K. गोपालन 1950 का ये केस था। गोलकनाथ, ये भी मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार में सरकार संशोधन कर सकती है? इस गोलकनाथ केस में कहा गया संशोधन नहीं कर सकती है, संसद के पास ये पावर नहीं है। मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ? यहां कहा कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचे में नहीं हो सकता। मतलब आधारभूत ढांचे का यहां पर सिद्धांत दिया गया, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और मिनर्वा मिल्स, ये 42वां संविधान संशोधन था, इसमें कह दिया गया भी संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है, उसको रद्द कर दिया गया इस मिनर्वा मिल्स केस में। तो देखो यहाँ पर इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ये आपको बताना है। देखो इसमें सबसे पहले जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। मैं आपको बता देता हूं, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, कुछ ऐसे हैं जो सभी व्यक्ति के लिए, चाहे भारत के नागरिक हो चाहे विदेशी हो। तो देखो केवल भारत के नागरिक के लिए कौन कौन से हैं वो बात करते हैं, उसके बाद आप इसका आंसर बता सकते हैं। भारतीय नागरिक की बात करें तो अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों के लिए, अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों के लिए, अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके अलावा हमारे पास अनुच्छेद 29 आता है और अनुच्छेद 30 आता है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए होता है, बाकी सभी व्यक्तियों के लिए लागू हो जाता है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 क्या केवल भारत के नागरिकों के लिए है? नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 क्या केवल भारत के नागरिक के लिए आ रहा है? नहीं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 क्या केवल भारत के नागरिक? नहीं। अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिक के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अनुच्छेद, ये अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है, बाकी के सारे चाहे 21 हो, 20 हो, 23 हो, 24 हो, 25, 26, 27, 28 सभी के लिए लागू होता है, चाहे भारत के नागरिक हो चाहे बाहर का हो। क्वेश्चन नंबर 23 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला लिखा हुआ है धर्म प्रचार करने का अधिकार, अनुच्छेद 25 में बिल्कुल है। सिखों को कृपाण धारण करने का रखने का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 25 के तहत शामिल है। राज्य को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार, यह भी शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, यह शामिल नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। मतलब यह है कि सीधे तौर पर तो संविधान में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो देखो इसका सही आंसर है 1 और 2। आवास का अधिकार है, अब एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपने फैसले में कहा। विदेश यात्रा का अधिकार, ये दोनों को दोनों एक तरह से मेनका गांधी का जो वाद था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम, ये भी पूछा जा सकता है किस वाद में ऐसा कहा गया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 1978 का ये वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना विदेश जाने का अधिकार और आवास का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार है, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये डीपीएस में आता है अनुच्छेद 39 में, ये अभी मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, यानी कार्यपालिका को अपनी ड्यूटी याद दिलाने के लिए किया जाता है, कार्यपालिका को आदेश दिया जाता है, उसको हम कहते हैं परमादेश। ये आपको पता है, लेकिन परमादेश तो ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे करें? मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाया था तब बोला था इसको इंग्लिश में लैटिन वर्ड में क्या कहा जाता है वो भी पता होना चाहिए। क्या ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है? हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये नहीं होगा। मेंडेमस इसका आंसर होगा। मेंडेमस का मतलब होता है परमादेश, तो सही आंसर हो जाएगा मेंडेमस। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मना करना, प्रतिषेध, निषेध जो होता है प्रतिषेध, कोई भी
अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जब काम करता है तो उसको रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है, प्रोहिबिशन। को वारंटो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा कब जारी की जाती है? जब कोई अवैध नियुक्ति हो जाती है, कोई अयोग्य व्यक्ति जिसके पास योग्यता नहीं है और उसकी नियुक्ति उस पद पर, सार्वजनिक पद पर, सरकारी पद पर हो जाती है, उसको रोकने के लिए को वारंटो। कोई व्यक्ति है जो उस पद के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन उस पद को धारण करता है, कोई भी सार्वजनिक पद हो सकता है, सरकारी नौकरी हो सकती है, सरकार के द्वारा बनाया सृजित कोई और पद हो सकता है, उसको अगर धारण करता है और उसकी योग्यता नहीं है तो ये रिट जारी कर सकता है और उसको हटाया जा सकता है। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता है, उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना जरूरी है। ये होता है हैबियस कॉर्पस। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि एक और कौन सी बची हुई है ना, उत्प्रेषण, सर्शोरी और बची हुई है, वो भी प्रोहिबिशन के तरह ही होती है लेकिन ये निर्णय देने से पहले जारी की जाती है, उत्प्रेषण निर्णय देने के बाद ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सवाल ध्यान देना, क्या है? किसके अधीन नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि 3 ऑप्शन तो सही होंगे, एक ऑप्शन गलत है, वो आपको पकड़ना है। ऑप्शन आपके सामने सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या फिर मानववाद। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान में रहना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर ध्यान देना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ? अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की, प्रचार करने की और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके धर्म में क्या लिखा हुआ उसके अनुसार प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं धर्म के नाम पर। किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? अनुच्छेद 25(2) में लिखा हुआ है, लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि आपके धार्मिक प्रचार के कारण कोई लोक व्यवस्था भंग होती है, मान लो कई बार हम देखते हैं कि कोई जागरण हो रहा है, कोई नमाज पढ़ी जा रही है, क्या आप रोड पर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या कोई रोड पर आप तंबू लगाकर जागरण कर सकते हैं? क्या लोक व्यवस्था भंग हो सकती है? वहां पर आपका धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। रात भर कोई लाउड स्पीकर चल रहा है, अगर लोक व्यवस्था को डिस्टर्बेंस हो रहा है तो रोका जा सकता है, वहां आपकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं आती है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब देखो, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म के नाम पर झाड़ फूंक करना या फिर कोई ऐसा दे रहा भाई उस मंदिर चले जाओ, उस मस्जिद चले जाओ, यहाँ पर जाने से आपका ठीक हो जाए। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, ये लाल चटनी ले लीजिए, ये हरी चटनी ले लीजिए, आपका ये सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, कोई धर्म के नाम पर ऐसा कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो धर्म के नाम पर इस तरह की प्रैक्टिस करना, प्रतिबंध लग सकता है। स्वास्थ्य के नाम पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सदाचार, नैतिकता, धर्म के नाम पर कुछ भी ऐसी अनैतिक बातें या अनैतिक काम नहीं किया जा सकता। आपने कोई आश्रम खोल दिया और उस आश्रम में धर्म के नाम पर कुछ और ही चल रहा है, इस तरह की अगर चीजें हो रही है, वहां पर ऐसी चीजें नहीं चल सकती, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये 3 शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 25(2) में, मानववाद शब्द का उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए मूलभूत है? देश के शासन के लिए, सरकार के लिए मूलभूत है, फंडामेंटल है, जिसके अकॉर्डिंग सरकार को चलना है। कौन सा है? क्या मूल अधिकार के अनुसार, मूल कर्तव्य के अनुसार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य दोनों? देखो, अगर आपने बेसिक से समझ रखा है पॉलिटिक्स तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, भले आपने नहीं पढ़ा है। सरकार को किसके आधार पर चलना चाहिए? सीधी सी बात है, सरकार को नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर चलना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा तो। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं भाग 4 में। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक दे रखा है, उसमें से जो अनुच्छेद 37 है उसमें ये बात लिख रखी है। सिर्फ ऐसे ही बात नहीं है, ये बात लिखी हुई भी है कि ये शासन के लिए मूलभूत होंगे, शासन को इसके आधार पर चलना होगा। लेकिन ध्यान देना, यह बाध्यकारी नहीं है, उसी में लिखा हुआ कि यह वाद योग्य नहीं होगा। इस पर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि सरकार इसके अनुसार क्यों नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी बात लिखी हुई है कि ये शासन के लिए मूलभूत होंगे। तो शासन के लिए मूलभूत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 37 में यह बात लिखी हुई है, इसका भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना। कई बार यह भी पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 37, ये बात 37 में लिखी हुई है। वाद योग्य नहीं है, कहां पर मिलेगा आपको? अनुच्छेद 37 में। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 2 कथन दिए हुए। पहला कथन क्या है?
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों के साथ तो समान व्यवहार हमने ऐसा पढ़ा, लेकिन अगर असमान लोग हैं तो उनके साथ भिन्न व्यवहार हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ? समान लोगों में विधि समान होगी। जो समानता का अधिकार है उसके साथ समानता के अधिकार, विधि के समक्ष समानता के साथ विधि का समान संरक्षण भी लिखा हुआ है। यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार, लेकिन अगर असमान है तो उसके साथ भिन्न व्यवहार, ऐसा आर्टिकल 14 की व्याख्या निकल कर आती है। इसका मतलब पहला कथन यहां पर सही है, असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता है। अब सवाल क्या है? ए सही है किंतु आर गलत, ए गलत है किंतु आर सही। यहां पर ए और आर दोनों ही सत्य हैं, तो हमें ये तो पता चल गया ए और आर दोनों ही सत्य हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है और यहां पर लिखा है सही स्पष्टीकरण आर है। हमें देखना है कि इसका सही स्पष्टीकरण है या नहीं। देखो, इस बात को ये और अधिक स्पष्ट करता है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इससे यह बात स्पष्ट हो सकती है कि असमान लोग हैं तो जरूरी नहीं उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए, उसके साथ भिन्न व्यवहार किया जा सकता। तो ये इसका और अधिक स्पष्टीकरण देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद, ये क्वेश्चन नंबर 29, हमें यहाँ पर अनुच्छेद को और उसके आगे क्या लिखा हुआ है उसको मिलान करना है। अनुच्छेद 40, 41, 44, 48 ये सारे के सारे डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगर आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ा सा पता है तो आसानी से सवाल कर सकते हैं। देखो, अगर आपको ये पता है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये तो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 40 में अगर ग्राम पंचायत का है यानी ए में 1 होना चाहिए, तो आप पता कर सकते हैं। ए में 2, ए में 3, 2 ऑप्शन तो हमने कट कर दिए। अगर आपको सिर्फ एक भी पता है तो आप 2 ऑप्शन कट कर सकते हैं, बाकी आप अपने। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 भी मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए, समान नागरिक संहिता। सी में 3 आना चाहिए, तो सी में 3 तो इसमें आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर यहीं से मिल गया। बी में 2, 41 में काम करने का अधिकार है और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में लिखा हुआ है, गोवध निषेध के बारे में लिखा हुआ है ना, नस्ल सुधार के बारे में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 48 का मतलब A1, B2, C3, D4, ये 4 आर्टिकल वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो आपको अनुच्छेद 39 याद रहना चाहिए, 40 आपको याद रहना चाहिए, 41, 42 भी आप याद रख सकते हैं, 41 को देख लेगा, यहाँ पर 44 को देख सकते हैं, 45 को देख सकते हैं। इसके अलावा आप 47, 48 और खास तौर पर 50 और 51 इनको आप देख सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको सारे आर्टिकल्स के बारे में एक साथ बताऊंगा। यहाँ से ये एक थोड़ा सा अलग तरह का सवाल पूछा जाता है, और आरएस जैसे एग्जाम में तो सामान्यतः, आईएएस जैसे एग्जाम में तो सामान्यतः इस तरह का सवाल पूछा ही जाता है। आपको पता होना चाहिए। सारे नीति निर्देशक तत्वों को भी बाद में एक तरह से वर्गीकृत किया गया है, समाजवादी सिद्धांत में, उदार बौद्धिक सिद्धांत में और गांधीवादी सिद्धांत में। तो इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत वाला अनुच्छेद है, आपको ये पता करना है। गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध पता करना है, गांधीवादी वाला नहीं। इसका मतलब 3 तो गांधीवादी से संबंधित है, लेकिन एक असंबंध है, वो कौन सा अनुच्छेद है वो आपको पता करना है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 48, ये आपको बताना है कि कौन सा इससे असंबद्ध है। एक अनुच्छेद है जो इससे असंबद्ध होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48। 38 में क्या है? 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में अभी हमने पढ़ा पंचायती राज का, और ये तो आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी हमेशा पंचायत को पावर देने का, गांव के स्तर को लोगों को पावर देने का, विकेंद्रीकरण का, पंचायती राज का हमेशा से वो हिमायती रहे थे। तो वो तो गांधीवादी सिद्धांत है ये। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क्या है? अनुच्छेद 43 बात करता है लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों की बात करता है, ठीक है। तो और जो भी मजदूर हैं उनको प्रॉपर उनकी मजदूरी मिले, यानी निर्वाह रूप में मजदूरी मिले, यह अनुच्छेद 43 में आता है। तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और ये भी सारे के सारे गांधीवादी सिद्धांत में आता है। और अनुच्छेद 48 की बात करें, अभी हमने बात की थी यहाँ पर पिछले, जिसमें कृषि और पशुपालन को लेकर है, गोवध निषेध को लेकर है, पशु नस्ल सुधार को लेकर है, तो ये भी गांधीवादी सिद्धांत आता है। तो ये तीनों ही गांधीवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 38 गांधीवादी सिद्धांत में नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये किस में आता है, अब मैं आपको क्लियरली बताता हूं। देखिए, 3 तरह के सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। यानी कि आज मॉडर्न जो युग है
उसमें किस तरह के सिद्धांत हमें फॉलो करने चाहिए मॉडर्न एज में, वो होते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत जो समाजवादी जो प्रारूप होता है उसके अनुसार सेट किए गए। तो उसमें देखते हैं तो समाजवादी सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय वो सब के सब यहाँ पर समाजवादी सिद्धांत में आता है। अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार की बात करता है, आजीविका के समान अवसर मिले, समान उनको वेतन मिले, बराबर उनको सुविधाएं मिले, ये सारा का सारा अनुच्छेद 39 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 41 जो काम के अधिकार की बात करता है, काम के अधिकार जो भी वृद्ध है जो भी बेरोजगार है उनको सरकार सहायता उपलब्ध कराए, अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ। अनुच्छेद 42 में काम की उचित दिशाएं होनी चाहिए, जब मजदूर काम करे तो उनको एक अच्छी दशाएं भी मिले, प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करें, देखो अनुच्छेद 47 में हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं, यहाँ पर भी लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो समाजवादी है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो गांधीवादी हैं, है ना। अनुच्छेद 47 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर पोषण के स्तर को सुधारने की बात लिखी है, पोषण के स्तर को सुधारना, ये बात लिखी हुई। एक तरह का समाजवादी सिद्धांत है, हर बच्चे को चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो हर व्यक्ति को एक अच्छा पोषण मिले, इस तरह की बात की गई है। हमने अनुच्छेद 47 को यहाँ पर भी शामिल किया है क्योंकि इसमें देखो आप देखेंगे तो मद्य निषेध की बात भी की गई है। मद्य निषेध, गांधी जी हमेशा मद्य निषेध, आप देखेंगे गुजरात में शराब गांधी जी की वजह से ही बंद है, हालांकि हम सब जानते हैं किस तरह से बंद है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप में से बंद है ही है वहां पर। मद्य निषेध जिसका गांधी जी हमेशा कहते हैं मादक पदार्थों पर रोक लगना, वो गांधीवादी सिद्धांत में भी आ जाता है, इसलिए हमने 47 यहाँ पर भी शामिल किया है, 47 यहाँ पर भी इसको आ जाता है वो। क्लियर है, तो ये हो गया समाजवादी सिद्धांत, इसको याद होना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ जस्ट अगला सवाल दे रहा हूं आपको, वो आपको करना है। गांधीवादी सिद्धांत की बात करो, इसको खास तौर पर याद कर लेना, इस पॉइंट को, इस अनुच्छेद को आप खास तौर पर याद कर लेना। अनुच्छेद 40 पंचायतों की स्थापना, पंचायती राज की स्थापना। अनुच्छेद 43 अभी मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 43 में लघु उद्योग की स्थापना, कुटीर उद्योग की स्थापना, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। 46 में जो भी कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्गों का उत्थान के लिए सरकार को कार्य करना है, अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है। 47 में अभी मैंने बताया पोषण के स्तर में सुधार तो है ही है, मद्य निषेध करना, मादक पदार्थों पर रोक लगाना, अनुच्छेद 47 में आता। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 यहाँ पर भी हमने शामिल किया। अनुच्छेद 48 यहाँ पर कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, नस्ल सुधार काम करना, और इसमें साथ में जो लिख रखा कि गोवध निषेध, गायों की बछड़ों की उनकी हत्या नहीं की जाए। गांधी जी हमेशा गौ सुरक्षा पर, गौ रक्षा पर इस पे बात करते थे, गाय की पालने के लिए वो बात करते थे, गायों की रक्षा के लिए ये बात करते थे। तो ये गोवध निषेध जो है ये भी एक प्रकार का गांधीवादी सिद्धांत के तौर पर इस पे शामिल किया गया। अब आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो मॉडर्न एज के कुछ सिद्धांत है, आधुनिक युग के कुछ सिद्धांत है। आधुनिक युग ये मानता है कि हर एक के साथ समान नागरिक संहिता हो। 44 चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में लगभग एक जैसे कानून होने चाहिए। ये मॉडर्न एज उदार बौद्धिक सिद्धांत के रूप में माना जाता है, सभी के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 45 में अब लिख रखा है 6 वर्ष से जो भी छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल का कार्य भी सरकार करे, अनुच्छेद 45 में लिखा है। 48 में मैंने अभी आपको बात की, 48 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 48 भी ले सकते हैं, इसके साथ ही 48 क है वो भी हम इसी में ले सकते हैं। 48 क में क्या है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करे। 48 में अभी हमने बात की थी, यहाँ पर मद्य निषेध की बात की गई है। 47 में, 48 में कृषि और पशुपालन की बात की गई है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, गोवध निषेध करना। तो ये कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना और नस्ल सुधार का कार्य करना, ये सारा का सारा उदार बौद्धिक सिद्धांत में भी ले सकते हैं। मेनली आप इसको 48 क को भी शामिल कर सकते हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। 49 की बात करें तो जो भी ऐतिहासिक स्मारक है, वस्तु है, उनका संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आधुनिक सिद्धांत की बात की जाती है कि कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। और अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और उनको बढ़ावा देना, मित्रपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे संबंधित है अनुच्छेद 51। तो ये तीनों आप क्लियर होने चाहिए, इन तीनों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला सवाल आपके लिए, अब इसका जवाब आपको देना है, ये रहा, क्या लिखा हुआ है? देखो, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। प्रावधानों पर विचार करने के बाद आपको बताना कौन से गांधीवादी सिद्धांत है। अब मैंने आपको आर्टिकल तो बता दिए, एक बार आप फिर से देख लेते गांधीवादी सिद्धांत के आर्टिकल कौन से है। 40 है, 43 है, 46 है, 47 है, 48 है। इस सवाल में आपको बताना है, मैंने यहाँ पर अनुच्छेद नहीं लिखे, उस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है वो बता दिया। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सिद्धांत गांधीवादी है।
पहला लिखा है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। क्या ये गांधीवादी है? ये अभी हमने पढ़ा, ये उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है, इसका मतलब ये नहीं है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना बिल्कुल गांधीवादी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना बिल्कुल गांधीवादी है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 यहाँ पर है, अनुच्छेद 40 यहाँ पर हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है? सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक सुअवसर सुरक्षित करना। तो ये जो बात है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, कौन से आर्टिकल में? अभी हमने पढ़ा था, ये अनुच्छेद 42 में आता है। अनुच्छेद 42 में ये बात लिखी, ये एक प्रकार का समाजवादी सिद्धांत है। तो ये अनुच्छेद 42 एक समाजवादी सिद्धांत है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। किसी ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, इसके लिए ये सारणी आपको अच्छे से थोड़ी सी याद होनी जरूरी है। आर्टिकल की बजाय आर्टिकल को याद नहीं करें, इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है उस हिसाब से याद करें, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत जरूरी, कई बार हम इसी में गलती कर देते हैं। उन्हें परमादेश से प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला लिखा हुआ उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करते हैं। क्या उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है? क्या ये सही है? देखो, पहली बात हमने पढ़ा कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, किसके बारे में पूछा जाता है? मूल कर्तव्य के बारे में, मूल अधिकार के बारे में, नीति निर्देशक तत्व के बारे में, चाहे प्रस्तावना के बारे में। ध्यान रखना, वाद योग्य केवल और केवल मूल अधिकार है, बाकी इन 4 में से सिर्फ ये मूल अधिकार, बाकी को तीनों वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसमें परमादेश द्वारा इसको प्रभावी नहीं बना सकता है। तो ये पहला ही कथन सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन ए। इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया से ही इसको बढ़ाया जा सकता है, सही कथन है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। मूल कर्तव्य का पालन हम करें चाहे नहीं करें हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कोई विशिष्ट कर्तव्य है जिस पर सरकार ने कानून बना दिया है, संसद ने कानून बना दिया है, उसको पालन करना पड़ेगा और न्यायालय इसको सुनिश्चित करेगा कि ये लागू हो। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? आराम से आप पहचान सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है। पुरुष और महिला को समान कार्य हेतु समान वेतन, अनुच्छेद 39 में ये बात लिखी गई है ना, 39D में। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार होना चाहिए, यह भी किस में आ रहा है? नीति निर्देशक तत्वों में आ रहा है। अस्पृश्यता उन्मूलन, ये आता है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 किस में आएगा? मौलिक अधिकार। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे, अनुच्छेद 42, अभी हमने इसकी बात की थी, किसमें आ जाएगा? नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों का विचार कहां से लिया गया है? ये ऐसा सवाल है जो हर किसी कैंडिडेट को आता है, फिर भी आप कहेंगे सर ये सवाल क्यों लिया है? तो बहुत ही आसान है, सबको आता है, पर ये सवाल ऐसा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो मैं ऐसा एक सवाल छोड़ना नहीं चाहता कि जो एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने नहीं लिया हो, इसलिए मैंने इस सवाल को शामिल कर लिया है। आयरलैंड के संविधान से लिया है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड। आजकल एक सवाल और पूछा जाता है कि आयरलैंड ने ये कहां से ग्रहण किया? तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। आयरलैंड भी स्पेन के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में शामिल किया। इसके अलावा जो 1935 का ध्यान देखना, 1935 जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें भी निदेशक सिद्धांत थे। इसमें एक बात और आती है, इसमें भी निदेशक सिद्धांत थे। उन्हीं निदेशक सिद्धांतों को एक तौर पर हमने अपने मूल संविधान में बाद में वापस शामिल किया। तो इसमें 1935 का अधिनियम में भी इस तरह के निदेशक सिद्धांत थे, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से या निदेशक सिद्धांत से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? कनाडा के संविधान से क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ये हम पहले बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35।
बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। पहले आप अपना आंसर देख लीजिए, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, मैं इसका आंसर बताता हूँ। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को बात हो रही है, ठीक है। अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। दूसरा, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग, 39 बी और सी में उल्लेखित राज्य नीति निर्देशक तत्व को ही अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है, सभी को नहीं दी जा सकती। दो कथन दिए हुए, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें ये तो पता चल जाता है या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, ठीक है, ये तो बात पता चली जाती है, दोनों सही नहीं हो सकती है। लेकिन ये मिनर्वा मिल्स वाद में भी बात की बात है। देखो 44वां संविधान संशोधन बिल्कुल हो सकता है। वापस देखते हैं, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? देखो ये जो मिनर्वा मिल्स वाद है ये तो बिल्कुल सही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी नहीं किया जा सकता है, केवल 39 बी और सी में जो लिखा है उसको ही वरीयता दी जा सकती है 14, 19 और 31 पर, ठीक है। ये तीन आर्टिकल थे, एक तरह से 31 पर भी वरीयता दी जा सकती है, लेकिन बाद में एक तरह से संपत्ति का अधिकार भी बाद में हटा दिया गया। ये वाला कथन बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला कथन दे रखा है वो कथन भी सही है, लेकिन ये 44वां संविधान संशोधन में बात नहीं हुई थी, ये बात हुई थी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन करके पूरा संविधान ही बदल दिया, जिसको हम लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। 42वां संविधान संशोधन, उन्होंने एक तरह से मूल अधिकार को खत्म कर दिया था, और मूल अधिकार को खत्म करके क्या लिख दिया कि राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्व, यानी जो सरकार को पालन करना है, अगर सरकार कोई निर्देशक तत्व लागू करना चाहती है, भले ही वो 14 और 19 का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। सारे के सारे सभी निर्देशक तत्व, उन्होंने कहा अगर हमें कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल निर्देशक तत्व लागू करना है, भले ही वो 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है, हम उसको लागू कर सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, सरकार अपना कोई भी निर्णय लागू करने के लिए किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकती है, ऐसा उन्होंने 42वें संविधान संशोधन में लिख दिया। लेकिन मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया और इस संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन में इस संशोधन को खारिज करते हुए कह दिया केवल 39 बी और 39 सी को अगर आपको लागू करना है, तभी आप अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उस पर आप प्रभावी बना सकते हैं, उस पर प्राथमिकता दे सकते हैं, तभी इनका उल्लंघन हो सकता है, बाकी इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। 39 बी, देखो 39 बी में क्या है, 39 बी में भौतिक संसाधनों, 39 बी में लिखा हुआ भौतिक संसाधनों का सकेंद्र नहीं हो, उसका स्वामित्व इस प्रकार रखना है कि सभी तक लोगों तक पहुंच पाए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक व्यक्ति के पास सारे के सारे भौतिक संसाधन आ जाए। और 39 सी में भी इसी तरह की बात लिखी हुई है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो। क्लियर है? तो ऐसा काम करने के लिए, जैसे मान लो कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने इतना पैसा बना लिया कि सारा पैसा उसी एक व्यक्ति के पास आ गया है, बाकी सब लोग भले ही गरीब है, तो सरकार के पास पावर है कि उसके बिजनेस का राष्ट्रीयकरण कर सके और लोगों तक पहुंचा सके, उसको अपने पास ले सके। जैसे बीच में जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो इसी के आधार पर हुआ, इसी को लागू करने के लिए। तो इसमें केवल सेकंड कथन सही है, इसका मतलब इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अब ये पढ़ लिया, मेरे ख्याल से बहुत आसान से आपको आना चाहिए। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक जो भी बिल्डिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण से संबंधित है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के विभाजन से संबंधित है, उनका पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा दे, मित्रवत संबंध रखे, राज्यों के बीच में एक अच्छा व्यवहार क्रिएट करे। यानी कि ये जो सीधा सीधा आता है वो भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित करता है, विदेश नीति से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 37, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट कथन लिख दिए। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? यानी 3 सही है, 1 गलत है। ये एक ऐसा चेक है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा जा रहा है, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये कथन कहा जा रहा है केटी शाह का। मेरे ख्याल से आपको इसका सही आंसर मिल गया होगा। ये कथन तो बिल्कुल सही है, इसलिए असंगत नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा, पर कथन सही है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में केटी शाह ने क्या कहा था? केटी शाह ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है, आपको एक ऐसा चेक पकड़ाया जा रहा है
आपको खुश तो कर दिया गया कि आपको सबको 15-15 लाख का चेक पकड़ा देगा, पर देना कब है ये पता नहीं है ना। तो चेक सबको मिल गया है, लेकिन भुगतान किसकी इच्छा पर है? बैंक की इच्छा के पर। जब बैंक के पास पैसा होगा तब आपको दे दिया जाएगा। तो उन्होंने एक तरह से ये आलोचना हो रही है कि सबको चेक पकड़ा दिया गया, लेकिन चेक से आप पैसा निकलवा नहीं सकते। कब निकलेंगे? जब बैंक के पास पैसे होंगे, उसकी इच्छा होगी तब दे देंगे। तो ये केटी शाह का कथन है, ये एक तरह की आलोचना हो रही है। नसीरुद्दीन, ये भी संविधान सभा का एक सदस्य थे, वो क्या आलोचना कर रहे हैं कि आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है, आपने नीति निर्देशक तत्व में बहुत बढ़िया बातें लिखी है कि सरकार का ये कर्तव्य होगा, सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ये कैसे हैं? जब नए साल के पहले दिन पास किए गए शुभकामनाओं का प्रस्ताव, जब नया साल आता है तो उस पहले दिन में हम क्या करते हैं? पहले दिन बहुत सारे बड़े बड़े संकल्प लेते हैं कि इस बार तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 7-8-10 दिन होते हैं हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने कोई संकल्प भी लिए थे। तो वो कह रहे कि ये बिल्कुल इसी तरह का है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो भी इसी तरह का है। ये क्या लिख रखा है? भावनाओं का स्थायी कूड़ागर है। टी कृष्णवाची तो इसको कूड़ागर बता देते। ये कुछ भी नहीं है, केवल आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, ये सिर्फ इमोशनल बातें कर रहे हैं आप। तो उन्होंने इमोशनल बातें बता दी इनको। ये कथन भी सही है। उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र डॉक्टर अंबेडकर का। ध्यान दीजिए, ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन नहीं है, ये कथन है कैसी वियर का। हमने पहले भी पढ़ा था इनका नाम, जिन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा था। ये कथन केसी वियर का है, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का जो कथन आता है उसमें यह आता है, डॉक्टर अंबेडकर क्योंकि संविधान निर्माण में उनकी भूमिका रही है, वो इसकी आलोचना नहीं करते हैं। वो कहते हैं नीति निर्देशक तत्व तो भले ही वाद योग्य नहीं है। इसकी आलोचना क्यों हो रही है? इसकी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। लिख तो दिया है कि अब ये काम करना है, लेकिन करना किसके ऊपर छोड़ दिया है? सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। सरकार की इच्छा होगी, सरकार के पास संसाधन होंगे, तब इसको पूरा करेंगे, इसलिए इसकी आलोचना हो रही। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसकी आलोचना नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भले ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार यदि इनकी अवहेलना करेगी तो अगले चुनाव में उसका पतन सुनिश्चित है। ये कथन था डॉक्टर अंबेडकर का। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? ध्यान देना, सही है की बात हो रही है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित कराने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है कि मूल कर्तव्यों को कैसे लागू करा सकते हैं। दूसरा, वे विधिक कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित है। विधिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य में क्या अंतर है? मूल कर्तव्य संविधान में दे रखे हैं, संविधान में शामिल है, लेकिन वाद योग्य नहीं है। विधिक कर्तव्य क्या है? कानून के द्वारा हमारे लिए कुछ ऐसे कर्तव्य बनाए गए जो हमें पालन करने ही पड़ेंगे, है ना। चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे और भी कौन से रूल्स, कर्तव्य, टैक्स पेमेंट करना हो, वो विधि कर्तव्य हैं, वो तो पालन करने ही पड़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ कि ये विधि कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित है? नहीं है। क्या इनको लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया अभी दी गई है? नहीं दी गई है। तो कौन सा सही है? न तो फर्स्ट सही है और न ही दूसरा सही है, दोनों ही गलत है। क्लियर हो गया? बहुत आसान सा सवाल ये था। क्वेश्चन 39 की बात करते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। मूल अधिकार को शामिल करने का उद्देश्य, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, यह था मूल अधिकार शामिल करने का उद्देश्य। क्लियर? नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 40। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A। क्या लिखा हुआ? ये 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन में, मूल संविधान तो वैसे था नहीं, इसमें भी तो कुछ संशोधन हुआ था बाद में। ये 86वें संविधान संशोधन में संशोधन करके बाद में लिखा गया है। क्या लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ 6 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल और उनकी प्रारंभिक शिक्षा। 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम बच्चों की, कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, ऐसा लिखा हुआ। 39A में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। ये कब जोड़ा गया? तो देखो, ये भी 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन से, एक तो आप देखिए 39 E और F, आप F ले सकते हैं, ये F स्मॉल लेटर का है और ये कैपिटल लेटर का है 39A, ये दोनों जोड़े गए। इसके अलावा 43A ये भी जोड़ा गया और एक 48A भी जोड़ा गया।
हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो 43A दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है श्रमिकों को भी राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो बड़ी कारखाने होते हैं, बड़े औद्योगिक घराने होते हैं, वहां पर मजदूरों को भी प्रबंधन में भागीदारी हो, ऐसा राज्य को सुनिश्चित करना है। ये अनुच्छेद 43 में लिख रखा है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर बच्चों के बारे में लिखा हुआ है 39F में। तो ये 4 जो आर्टिकल है वो 42वें संविधान संशोधन के साथ जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अपने आप में बहुत बड़ा संशोधन था, बहुत सारे प्रावधान यहाँ पर जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये 4 आर्टिकल इसमें जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जा सकता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मान लीजिए कि नीति निर्देशक तत्वों में कुछ संशोधन करना है, किस प्रकार से यह संशोधन हो सकता है आपको बताना। 4 ऑप्शन है। राज्यों की सहमति के साथ संसद का विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, साधारण बहुमत से भी हो सकता है, या फिर पूर्ण बहुमत से भी हो सकता है। क्या होगा इसका सही आंसर, ये आप लिखिए, तब तक मैं आपको बताता हूं इसका अर्थ क्या होता है। संशोधन करना है तो देखो 3 प्रकार का, अनुच्छेद 368 की बात करते हैं। 3 प्रकार के संशोधन जो है, संविधान में संशोधन है, संविधान में संशोधन मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, कम से कम आधे राज्यों की सहमति। ये 3 प्रकार से हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है अनुच्छेद 368 में ये 2 ही शामिल है। अनुच्छेद 368 में ये नहीं आता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर हो गया। यानी नीति निर्देशक तत्वों में अगर संशोधन करना तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से भी नहीं हो सकता, विशेष बहुमत से ही हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत, ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर मूल अधिकारों में भी संशोधन करना है तो भी वो विशेष बहुमत के साथ ही होता है। राज्यों की सहमति कब लेनी पड़ती है, तो कुछ ध्यान देना, आपको अगर नहीं पता है तो ये आप लॉजिक लगा सकते हैं। कुछ ऐसे संशोधन जिसमें राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। कैसे? केंद्र यदि अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, या फिर राज्य की पावर बढ़ाना या घटाना चाहता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की पावर को घटाना चाहता है, घटा तो नहीं सकते, बढ़ाना चाहता है, तो उसमें यहाँ पर राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ बदलाव कर रहा है तो उसमें यहाँ पर सहमति लेनी पड़ेगी। स्वयं 368 में कोई संशोधन करके अगर कुछ कर रहा है तो उसमें सहमति लेनी पड़ेगी। तो राज्यों के हित जहां पर प्रभावित हो रहे हैं वहां पर राज्यों की सहमति भी जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा जीएसटी में राज्यों के पास जो टैक्स जाता था उसमें चेंजेस हुआ है, तो राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राज्यों की सहमति लेनी जरूरी है। बाकी के मैक्सिमम प्रावधान साधारण बहुमत से हो सकते हैं। अब ये होता क्या साधारण बहुमत? साधारण का बहुमत का मतलब है सदन में जो भी उपस्थित सदस्य हैं, जो भी उपस्थित सदस्य हैं उसका आधा कर दो और उसमें 1 जोड़ दो। यानी कि अगर 100 सदस्य उपस्थित है तो 50 + 1 51 लोग भी इस संशोधन को पास कर सकते हैं। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब यहां पर आपको 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी। कुल सदस्य टोटल सदस्य का आधा, कुल सदस्य का आधा + 1, या तो ये होना चाहिए, या फिर उपस्थित सदस्य, यहां पर मैंने बात की कुल सदस्य, या फिर उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सारे सदस्य उपस्थित हुए हैं तो सारे सदस्यों का 2/3 बहुमत हमें लेना पड़ेगा। और मान लो कि 100 सदस्य उपस्थित है तो 100 का होता है 51, तो क्या 51 से पास हो सकता? नहीं हो सकता। फिर कम से कम कुल सदस्यों का आधा तो होना ही चाहिए, 272 सदस्य तो होना ही चाहिए लोकसभा में। क्लियर हो गया। और इसके साथ ही अगर आधे राज्यों की सहमति भी ली जाती है तो ये हो जाएगा ये तीसरा वाला। पूर्ण बहुमत क्या होता है? पूर्ण बहुमत का सीधा सा मतलब है, लोकसभा की बात करूं तो 272, जिसमें पूर्ण बहुमत आपने सुना होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो जहां पर टोटल का आधे से 1 अधिक, सिर्फ एक कंडीशन लागू होती है, वो हो जाता है पूर्ण बहुमत। क्लियर हो गया। इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? संसद के विशेष बहुमत। ये वाला आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में 16(4) की बात हो रही है,
पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवा में आरक्षण, राज्य की सेवा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पिछड़ा वर्ग का आधार सामाजिक है, शैक्षणिक है और आर्थिक है। दूसरा क्या लिखा हुआ, राज्य की सेवा में उस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। किस आधार पर नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है? 16(4) में कौन सी बात लिखी हुई है? क्या दोनों कथन सही है? देखो, सामाजिक और शैक्षणिक ये तो आपको पता है कि पहले लिखा हुआ था। आर्थिक भी अब जोड़ दिया गया है, तो क्या पहला कथन सही है? नहीं, फिर भी पहला कथन गलत है। क्यों? जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं कि आर्थिक तो अब जोड़ दिया गया, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन यहां पर बात हो रही है अनुच्छेद 16(4) की। ये आर्थिक जोड़ा गया किसमें? अनुच्छेद 16(6) में ये बात जोड़ी गई है। जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 103वां संविधान संशोधन, उसमें 16(6) जोड़ा गया, 16(4) में ये बात नहीं है। 16(4) में केवल ये दो ही आधार है। इसका मतलब पहला कथन गलत हो गया है। 16(4) में यह भी लिखा हुआ कि राज्य की सेवा में यदि उस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस आधार पर उनको रिजर्वेशन, उसको विशेष रियायतें दी जा सकती है, यानी दूसरा कथन यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन इसके अंतर्गत शामिल है? हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी भी एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस आधार पर लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 19(2) में उसके आधार भी दिए हुए हैं, टोटल 8 आधार दिए हुए हैं। कौन सा इनमें से नहीं है वो आपको बताना है। देखो, भारत की संप्रभुता अखंडता, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। आपके बोलने से, अगर आप भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना, भारत को तोड़ने की बात करें, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता को अगर खतरा पैदा हो रहा है, ऐसा भाषण आप नहीं दे सकते हैं, उस पर आप पर प्रतिबंध लग जाएगा, वहां पर आपकी आजादी खत्म हो जाती है। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हो। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर आपके बोलने से, कई बार कुछ होते हैं, आप देखा होगा बड़े बड़े नेता होते हैं जो दूसरे देशों के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। उन दूसरे देशों के खिलाफ बोलने से हमारे रिश्ते वहां दूसरे देशों के साथ खराब हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेरिका के साथ संबंध बना रहे हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, तो विपक्ष की पार्टियां अमेरिका को गलत बोल रही है, रशिया को गलत बोल रही है, चाइना को गलत बोल रही है, पाकिस्तान को गलत बोल रही है। अगर हमारे कोई भी रिश्ते किसी दूसरे देशों के साथ खराब होते हैं तो ऐसे भाषणों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहां पर आप ये नहीं कह सकते ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कोर्ट्स के बारे में भी कुछ बोल रहे हैं, कोर्ट के फैसलों के बारे में भी कुछ बोल रहे हैं। न्यायालय की अवमानना नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा जब मीडिया चैनल पर सबकी अवमानना होती है, पर वो न्यायालय की अवमानना करने से वो भी बचते हैं, क्योंकि यहां पर आकर आपका अधिकार खत्म हो जाता है। न्यायालय की अवमानना करने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। अवांछनीय आलोचना, आप बिना किसी कारण के अवांछनीय, बिना गैर जरूरी किसी की आलोचना कर सकते हैं क्या? और तीसरा लास्ट लिखा हुआ है 5वां लोक व्यवस्था। देखो, ये वाला जो लिखा हुआ ना, ये यहाँ पर अवांछनीय आलोचना, ये वर्ड संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। अवांछनीय आलोचना जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ है। लोक व्यवस्था ये जरूर लिखा हुआ है। लोक व्यवस्था का मतलब क्या है? आपने कोई ऐसा भड़काऊ भाषण दिया कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, लोगों में हिंसा भड़क गई है, क्या ऐसा भाषण दे सकते हैं? नहीं दे सकते। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखो, लोक व्यवस्था यानी पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, चौथा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा देखो, किसी की मानहानि नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी को गाली बोलने का अधिकार नहीं है। किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने का आपको अधिकार नहीं है। अपराध उद्दीपन, आपको ऐसे भाषण देने या फिर ऐसी बातें करने सोशल मीडिया पर भी कि आपको अपराधों को बढ़ावा दे, है ना। जैसे कई नेता आपने देखा होगा कि बस एक बार हमें पुलिस हटाकर देख लीजिए, हम सबको साफ कर देंगे, या फिर कोई ऐसा कहता है भाई इसको तो गोली मार देनी चाहिए। अगर कोई नेता, देखो नेताओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनके एक भाषण से कई लोगों में इस तरह की भावनाएं आ सकती है। अगर आपका भाषण अपराध को बढ़ावा दे रहा है किसी कारण से, कि इसको घर को तो लूट लिया जाए, इनको दुकानों को लूट लिया जाए, अगर कोई ऐसा भाषण दे रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पर आपके प्रतिबंध शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, राज्य का मतलब यहां पर देश हो गया। देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाए, आपके भाषण देने से देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए। कई बार ऐसा होता है जब कोई नेता बहुत बड़े स्तर के नेता हो जाते हैं, अगर वो अपील करे सेना को, वो अपील करे पुलिस को कि आप सरकार का साथ मत दो, और पुलिस और सेना ही सरकार के खिलाफ हो जाए, तो सोचिए क्या होगा? क्या राज्य की सुरक्षा रह सकती है? ऐसे मामलों में ऐसे भाषणों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। 1975 में जब आपातकाल लगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने यही आरोप लगाया था जेपी पर, जयप्रकाश नारायण पर, कि वो सेना को भड़का रहे हैं, वो पुलिस को भड़का रहे हैं कि आप सरकार का साथ छोड़ दीजिए।
ऐसे भाषणों पर प्रतिबंध लगा सकती है, सरकार के पास ये अधिकार होता है। इसके अलावा सदाचार या नैतिकता, हम कह सकते हैं सदाचार या नैतिकता, आपको बोलने की आज़ादी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, नैतिकता का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अनैतिक, अश्लील बातें या इस तरह का कुछ भी चीज़ें आप समाज में नहीं बोल सकते हैं, ये प्रतिबंध आप सब पर लगा हुआ है। ये आपका मूल अधिकार यहां पर आकर खत्म हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसको हम जीवन का अधिकार भी कहते हैं, के संरक्षण के संबंधी प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन 4 कथन दिया हुआ है, आपको पहचाना सही क्या है। पहला क्या लिखा हुआ है, इस कौन सा कथन सही है? इसका मतलब यह है कि एक कथन सही होगा, 3 कथन गलत होंगे। पढ़िए सवाल को। पहला लिखा हुआ है, इस मूल अधिकार में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत को अपनाया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया, क्या ये कथन सही है? देखते हैं। हम बाकी 3 को गलत कर देते हैं, चौथा ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं। ये मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। देखो, पॉलिटी में व्यक्ति और नागरिक का अलग अलग अर्थ होता है। जब मैं बात करता हूं व्यक्ति, जब मैं बात करता हूं नागरिक, इन दोनों का अलग अर्थ है। हिंदी में इसका अलग अर्थ हो सकता है, मैं पॉलिटी की भाषा में बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं नागरिक, सभी नागरिकों को, अगर मैं ऐसा लिख देता ये मूल अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है या प्राप्त नहीं है, तो अलग अर्थ हो जाता है। मैं कहता हूं सभी व्यक्ति, तो ये अलग हो जाता है। नागरिक की जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब है मैं केवल भारत के नागरिक की बात कर रहा हूं। नागरिक आता है वो सिर्फ भारत का व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति कहते ही वो सारे व्यक्ति हो जाएंगे, चाहे वो भारत के हो चाहे बाहर के हो, वो सारे व्यक्ति की बात कर रहा है। तो यहां पर जब व्यक्ति लिखा है, इसका मतलब चाहे भारत का हो चाहे बाहर का हो, सभी को ये प्राप्त, ये कह रहा है ये मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, मतलब भारत के बाहर के लोगों को प्राप्त नहीं है, ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा है क्या? देखो, ये अनुच्छेद 21, चाहे भारत का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, कहीं का भी नागरिक हो, ये अनुच्छेद 21 सभी को प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे बाहर का नागरिक हो, सभी को मिलेगा। इसका मतलब ये कथन तो यहां से गलत हो जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर भी किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या यह कथन सही है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब है मृत्युदंड। क्या सरकार किसी को भी मृत्युदंड दे सकती है? हमें अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार मिला हुआ है, हमारे पास जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो क्या सरकार किसी के जीने का अधिकार छीन सकती है? क्या सरकार किसी को मार भी सकती है? क्या सरकार किसी को मृत्युदंड भी दे सकती है? क्या? तो यहां पर लिखा हुआ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून बनाकर सरकार क्या किसी को मृत्युदंड की सजा दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। हमारे पास, आपके पास, सबके पास जीने का अधिकार है, लेकिन सरकार कानून बनाकर आपको मृत्युदंड भी दे सकती है। कल सरकार अगर ऐसा भी कानून बना देगा, अगर आप सड़क पर थूकते हैं तो भी आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है, तो वहां पर भी आपको मृत्युदंड मिल सकता है अगर आपने सड़क पर थूक दिया। यानी सरकार कानून बनाकर ऐसा दंड आपको दे सकती है, आपको मौत की सजा भी दे सकती है। ये क्या लिखा हुआ है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर भी आपको वंचित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ये पूरी पावर दे रखी है। लेकिन अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको। यह लिखा कि एकमात्र मूल अधिकार है जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान देना, ये एकमात्र नहीं है, यह अनुच्छेद 21 और 22, यहां पर 20 और 21 दो है, इसलिए यह भी गलत हो जाता है। अब मैंने बात की कि आप सड़क पर थूकते हैं और सरकार ने कानून बना दिया कि मौत की सजा मिलेगी। आपने कुछ ऐसा भाषण दे दिया और आपको मौत की सजा मिलेगी। क्या सरकार ऐसा कुछ भी बना सकती है क्या? यहीं पर बात आती है इसकी विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो इसका मतलब नहीं है कि सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर आगे वो कुछ भी बना सकती है। पहले ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का जो केस था मेनका गांधी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि इस जीवन के अधिकार में और मूल अधिकारों के संबंध विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, जो अमेरिका में चलता है। भारत में पहले ऐसे प्रावधान नहीं था और संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप ऐसे ही कुछ भी कानून नहीं बना सकते हैं, आपको सम्यक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत को अपनाया गया, तो ये कथन यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिखे कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखो, यहाँ पर 5 प्रकार की रिट में से 4 प्रकार की रिट लिखी हुई। उत्प्रेषण आपने पढ़ा होगा, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार प्रचार, ये कब लागू होती है, विभिन्न परिस्थितियां दी हुई है, वो बताना है। उत्प्रेषण के सामने लिखा हुआ जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय नहीं दिया है, और दूसरा लिखा हुआ जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। ये दोनों एक जैसे होते हैं, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी करता है। किस कंडीशन में जारी करता है? जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हैं। अगर कोई अधीनस्थ कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब ये लागू होता है। अब उत्प्रेषण कब लागू होता है, प्रतिषेध कब लागू होता है? जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय नहीं दिया है, बाकी है निर्णय देना, तब यहां पर प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी। और जब निर्णय दे दिया है उसके बाद उत्प्रेषण रिट जारी होती है। तो ये इसका आंसर होगा। प्रमादेश और अधिकार, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोक पद को अधिकार ग्रहण कर लेता है तब अधिकार परीक्षा रिट जारी करती है। कोर्ट पूछता है आपने किस अधिकार के तहत ये पद धारण किया है। अगर वो ये एलिजिबिलिटी साबित नहीं कर पाता है तो इसको पद से हटा दिया जाता है। परमादेश, जब कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो परमादेश रिट जारी की जाती है। ये सबसे शक्तिशाली रिट मानी जाती है परमादेश। हालांकि इसको राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है। देखो ये तो कथन में लिख दिया कि विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है, ये आपको बताना। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। सूचना के अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान देना, सूचना का अधिकार मूल अधिकार, ये सीधा सीधा संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक मूल अधिकार का ही भाग है। किस अनुच्छेद के तहत माना जाएगा? तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ, एक वाद था, इस वाद में ये कहा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ वाद। कोई भी वाद होता है, केस होता है, उसको इस तरह से लिखा जाता है। कौन कौन दो पक्ष है, दोनों पक्षों का नाम लिखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि सूचना का अधिकार भी एक प्रकार से मूल अधिकार का हिस्सा होना चाहिए और इसे अनुच्छेद 19 का एक अंग माना। तो देखो अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी, आपको बोलने की आजादी है। तो आप कोई भी बोलेंगे कब? जब आपके पास सूचना होगी। आप सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं, आपके पास आजादी है। आप कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आपके पास वो आजादी है। लेकिन आप बोलेंगे कब? जब आपके पास पर्याप्त सूचना है। लेकिन अगर आपके पास सूचना भी पर्याप्त नहीं दे रही है, सरकार नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने पर्याप्त तथ्य नहीं रख पाएंगे, तो आपके बोलने की आजादी वहां से सीमित हो जाती, कम हो जाती। तो इसको प्रॉपर बताने के लिए आपके पास सूचना का अधिकार भी है। ये कोर्ट का वर्जन था और इसके तहत अनुच्छेद 19 में इसको शामिल किया गया। आप सरकार से कोई भी सूचना ले सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत। सिर्फ कुछ एक प्रतिबंध जो धारा 8 में जैसे लिखे हुए हैं, उनके अलावा कोई भी सूचना आप सरकार से मांग सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन है, उसमें से एक कथन सत्य है, बाकी सब गलत है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा किसी भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी भी दशा में नहीं दी जा सकती। हमने अभी पहले पढ़ा था कि दी जा सकती है। 39B और C के मामले में दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में ऐसा कहा है। मूल अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी जा सकती है। नहीं, सदैव 42वें संशोधन में सरकार ने ऐसा कर दिया कि सदैव प्राथमिकता दी जाएगी, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। ये भी सही नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा मूल अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, यह भी सही नहीं है कि हमेशा मूल अधिकार ही प्राथमिक रहेंगे। दोनों में से बड़े कौन है, मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व? तो दोनों में ही कुछ मामलों में, देखो ये सही है, कुछ मामलों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा सकती है। और वो कुछ मामले में, मैक्सिमम जो मामले हैं वो अनुच्छेद 39B और 39C, इन दो मामलों में मूल अधिकारों पर भी प्राथमिकता दी जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या है? क्या विधायकों के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? दूसरा, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। यानी विधायिका और कार्यपालिकाओं पर निर्बंधन का मतलब है कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। क्या ये प्रतिबंध लगाते हैं? तो मूल अधिकार प्रतिबंध जरूर लगाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व तो पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड है। सरकार के पास संसाधन होंगे तो वो करते हैं। कोई भी निर्बंधन नहीं लगाते हैं, न तो विधायिका पर न ही कार्यपालिका। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मूल अधिकार विधायिका पर भी प्रतिबंध लगाते हैं और कार्यपालिका पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। आम नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। यदि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव कर रहा है, छुआछूत कर रहा है, उस नागरिक पर भी प्रतिबंध लगा सकता है मूल अधिकार। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? यानी 4 में से 3 होंगे, एक नहीं है। मद्य निषेध, ये हमने पढ़ा था,
बिल्कुल है। अनुच्छेद 47 के तहत। गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत हमने पढ़ा था, बिल्कुल है। पर्यावरण संरक्षण 48 का, ये 48A में है, ये 48 में है, ये 47 में है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। देखो ये पहले था, अनुच्छेद 45 में पहले था ये 6 से 14 बच्चों का, लेकिन जैसे 86वां संशोधन हुआ, इसमें संशोधन करके इसमें यह लिख दिया गया 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। अब इसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, क्यों किया गया? क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो शिक्षा देना अब अनिवार्य बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया। अब ये मौलिक अधिकार में है, ये अब आर्टिकल 21A में है, न कि नीति निर्देशक तत्व में। मूल अधिकार है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? कौन से मूल कर्तव्य है? यानी ये कोट दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पहचाना कौन सा मूल कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। तो पहला लिखा हुआ मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की शिक्षा की रक्षा। पहले आप देख लीजिए, इसका आंसर चूज कर लीजिए। ये लास्ट सवाल चल रहा है, लास्ट सवाल में आपको अपना रिजल्ट भी बताना है कि आप में से 50 में से कितने सवाल आपने कर लिए है, आपका एवरेज स्कोर यहाँ पर क्या बना है। ठीक है, लास्ट में आप सभी कमेंट में मुझे लिखेंगे कि आपका स्कोर यहाँ पर क्या हुआ। तो पहला क्या लिखा? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। क्या ये मूल कर्तव्य है? बिल्कुल है। कंपोजिट कल्चर की हमारी बात की गई। सामाजिक संस्कृति की सुरक्षा करना आपका दायित्व, तो मेरे ख्याल से ये छठा मूल कर्तव्य है। छठा मूल कर्तव्य में दिया हुआ है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, क्या ये मूल कर्तव्य है? ध्यान देना, ये अनुच्छेद 46 में DPSP में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है, मूल कर्तव्य नहीं है, ये कट जाएगा यहां से। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये भी लिखा हुआ है, ये 8वां मूल कर्तव्य आता है। और वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों को सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्न करना, ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य है। 11वां 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए। यानी कि ये मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य है। 1, 3 और 4 जो भी जिसमें दिया है वो हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे 50 क्वेश्चंस पॉलिटी के। ये मैंने संविधान सभा से लेकर भाग 4 तक आपको कंप्लीट करा दिया है। आपके नंबर कितने आए हैं वो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरा, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली या नहीं मिली, ये आप मुझे बता सकते हैं। और आगे इस तरह के वीडियो और लाने की ज़रूरत है या नहीं है, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका कमेंट्स आएगा कि आपको इस तरह के वीडियो से फ़ायदा मिला है और भी आगे लाने की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करूँगा कि भाग 5, भाग 6 उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाकर इसको करवा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।